नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रही होगी। साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मध्यकालीन भारतीय इतिहास की सीरीज में, मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री की सीरीज में, जहां आज की क्लास में हम गुलाम वंश को कंप्लीट करेंगे और दो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। रजिया सुल्तान, दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला सुल्तान रही है रजिया सुल्तान। ओनली विमेन सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत वॉज रजिया सुल्तान। और आज की ही क्लास में हम बलबन के बारे में बात करेंगे, जो अपनी किंगशिप थ्योरी के लिए, ब्लड एंड आयरन थ्योरी के लिए जाना जाता है, जो अपने राजत्व के सिद्धांत के लिए और लौह और रक्त की नीति के लिए जाना जाता है। उससे पहले हम जानेंगे कि हमने अब तक की कक्षाओं में क्या क्या पढ़ा है। तो पिछली दो कक्षाओं में हमने कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह और इल्तुतमिश के बारे में पढ़ा। इसमें हमने देखा कि कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह ये कुतुबी वंश से संबंधित थे। उसके बाद इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज, रजिया सुल्तान, बहराम शाह, मसूद शाह, नसरुद्दीन महमूद, ये जितने भी शासक हैं ये शमशी या इल्बरी वंश से जुड़े हुए होंगे। और आखिर में बलबन, कैकुबाद और कैमूर्स, ये जो तीन शासक हैं ये बलबनी वंश से जुड़े हुए होंगे। ये कहानी हम ऑलरेडी जानते हैं। पिछली क्लास में हमने यह भी जाना कि इल्तुतमिश को, जिसका पूरा नाम शमसुद्दीन इल्तुतमिश था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, इसलिए उसे गुलामों का गुलाम कहा गया। हालांकि 1205 में जब खोखर अभियान उसने किया तो मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक से कहा कि इसको दास्ता से मुक्त कर दो। ऐबक ने उसे दास्ता से मुक्त किया और अपनी बेटी की शादी भी इल्तुतमिश के साथ कर दी। 1206 में जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की तो उसे बदायूं के क्षेत्र का इक्तादार बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय से ही इल्तुतमिश का बहुत प्रभाव रहा है। वो अपनी योग्यता के लिए बहुत ज्यादा प्रचलित था। तो 1210 में जब ऐबक की मृत्यु हुई, आराम शाह को अगला सुल्तान बनाया गया, पर वो बहुत ही अयोग्य व्यक्ति था। 1211 में जूद के युद्ध में आराम शाह को इल्तुतमिश हरा देता है और खुद नया सुल्तान बनता है। इल्तुतमिश दिल्ली का पहला शासक है जिसने खलीफा से सुल्तान की उपाधि प्राप्त की थी, जिसे खिल्लत कहा जाता है। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहते हैं क्योंकि उसके समय जो चुनौतियां उभरी थीं, उसने उन सभी चुनौतियों का समाधान किया है। जैसे इसी समय मंगोलों का सबसे बड़ा शासक चंगेज खान का उदय होता है। 1206 में चंगेज खान ने गोबी मरुस्थल में मंगोल जातियों की कमान संभाली और 1219 तक आते आते उसने पूरे मध्य एशिया को रौंद दिया था। तो इल्तुतमिश ने ख्वारिज्म शाह के बेटे मंगबरनी की सहायता करने से मना कर दिया और इस तरह उसने चंगेज खान को भारत पर आक्रमण करने से रोका। उसने गजनी के शासक यलदौज को हराया, मुल्तान के शासक कुबाचा को हराया। उसने अली मर्दान के विद्रोह को भी दबाया जो कि बंगाल में हो रहा था। तुर्क अमीरों के षड्यंत्र को रोकने के लिए तुर्कान ए चहलगामी की स्थापना की। प्रशासन को ठीक करने के लिए उसने एक केंद्रीय सेना का गठन किया। मौद्रिक नीति शुरू की जिसके तहत उसने टंका और जीतल नाम के सिक्के चलाए। टंका जो कि चांदी का सिक्का था, जीतल जो कि तांबे का सिक्का था, इनकी शुरुआत की। इसी क्रम में साथियों हम यह भी जानते हैं कि उसने इक्ता व्यवस्था की शुरुआत की। इक्ता व्यवस्था मोहम्मद गौरी भारत लेकर के आया था, लेकिन इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था को व्यवस्थित तरीके से भारत में लागू किया था। जो भी इक्तादार होता था, वली होता था, उसको राजस्व और सैन्य अधिकार दिए जाते थे, रेवेन्यू और मिलिट्री राइट्स दिए जाते थे। हमने इन सभी बातों के बारे में पढ़ा। उसने हौज ए शमसी बनवाया, उसने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया। ये सारी बातें हमने इल्तुतमिश के बारे में पढ़ी थी। और इल्तुतमिश पहला शासक था दिल्ली का जिसने फारसी परंपराओं का अनुसरण किया, पर्शियन ट्रेडिशंस को इंडिया में लागू किया। और इसी क्रम में जब वो ग्वालियर के अभियान पर जाता है तो वो रजिया जो उसकी बेटी थी उसको अपना उत्तराधिकारी घोषित करता है। हालांकि वो कहानी कैसे हुई वो हम अभी समझ पाएंगे। वो पहला व्यक्ति था जिसने तुर्की नस्लवाद की नीति को भी अपनाया कि जो तुर्की नस्लवादी हैं वही शासन में रहेंगे, जो कन्वर्टेड मुस्लिम हैं या भारतीय मुस्लिम हैं वो सब नहीं रहेंगे। वो कुलीनता का सिद्धांत, नस्लवाद का सिद्धांत, रेशियल थ्योरी, ये इल्तुतमिश लेकर के आया था।
बाद में इसका एक्सट्रीम जो हमको देखने मिलता है वो बलबन के समय देखने मिलता है। बलबन इसका एक सेवक ही था, जो तुर्कान ए चहलगामी का एक सदस्य था या दल चालीसा का एक सदस्य था। तो इतनी बातें हमने कल की क्लास में पढ़ी थी। उम्मीद है कि कल की सारी बातों को आप रिकॉल कर पाए होंगे। मैं क्लास के आखिर में भी आपको बातें रिकॉल करा देता हूं और अगली क्लास की शुरुआत में भी मैं आपको बातें रिकॉल करा देता हूं, ताकि महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं कम से कम वो आप रिवाइज कर सकें। याद रखना, टंका जो है वो चांदी का सिक्का था और जो जीतल है वो तांबे का सिक्का था। ठीक है, जितने भी दोस्त हमारे पेड बैचेस में हैं, आज की जो क्विज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें बहुत सारे सवाल दिए गए हैं, लगभग 55 प्रश्न हैं, 55 क्वेश्चंस हैं, तो उन्हें बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा। वो सारे PYQs हैं जो अलग अलग से आए हैं। इससे पहले भी जो हर क्विज में आपको 15-20 सवाल मिल रहे थे वो भी इंपॉर्टेंट हैं, पर आज की क्विज कोशिश करना कि 2 से 3 बार आप अटेम्प्ट करो, एक बार अभी फिर बाद में। मैं बार बार आपसे एक ही बात दोहराता हूं कि एग्जाम निकालने का, चीजों को याद करने का सिर्फ एक तरीका है। तरीका यह है कि आप क्लास आओ, क्लास को बहुत अच्छे से देखो, PDF को पढ़ो, फिर MCQ लगाओ। यही एक तरीका है और इस प्रोसेस को, क्लास तो एक ही बार देखना है, पर PDF पढ़ना, MCQ लगाना, रिवीजन करना, ये 3 से 4 बार ये प्रक्रिया दोहराओ। जब आप एक टॉपिक को 6-7 बार रिवाइज कर लेते हैं तो उसके भूलने की संभावना कम हो जाती है। आप कंटेंट पे ट्रस्ट कीजिए साथियों, जितना कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं ये आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। इसके अलावा आपको कंटेंट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जिस भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, 80 to 85% यहीं से आएगा। जब इतनी बड़ी बात मैं आपसे बोल रहा हूं तो अब आपका काम हो जाता है कि आप बाकी किताबों के पीछे ना भागें, पूरी एनर्जी इसी कंटेंट पे लगाएं, पूरी एनर्जी, और MCQ लगाएं। जितने अधिक प्रश्न आप लगाओगे, जितनी बार ये पढ़ोगे, अदरवाइज होगा क्या कि अगर आपने हर विषय की 2-2 3-3 किताबें और बुला ली, संभव ही नहीं है कि आप सारी बातों को याद रख पाओ। याद रखें, अभी आप विद्यार्थी हैं, आप सामान्य अध्ययन पढ़ रहे हैं, आप विशिष्ट अध्ययन नहीं कर रहे हैं। तो बुनियादी चीजों को पढ़िए, जो जहां से प्रश्न बनते हैं उनको पढ़िए, बार बार रिवाइज कीजिए। यही एक तरीका है एग्जाम को क्रैक करने का। बहुत सारा कंटेंट अगर पढ़ भी लिया और उसे याद नहीं रख पाए तो वो किसी काम का नहीं है। इससे बेहतर है कि इतना कंटेंट जो मैं आपको दे रहा हूं इस पे कमांड बनाओ। बार बार मैं एक ही शब्द बोलता हूं, सिर्फ लेक्चर को कंप्लीट मत करो, इस पे कमांड बनाओ। कमांड ऐसी होनी चाहिए कि कभी आप मुझसे टकरा जाओ और हमारी चर्चा हो जाए कि अच्छा, एक बार हमने इल्तुतमिश के बारे में पढ़ा था, हमने एकता व्यवस्था पढ़ी थी, बता सकते हो क्या एकता व्यवस्था के बारे में? उस दिन आपने 10 में से 6 पॉइंट भी बता दिए, इसका मतलब ये कंटेंट पर बहुत अच्छी कमांड आपकी है। पेपर ना निकलने का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि हम रिवीजन नहीं करते। आप अपने आप से कभी पूछना कि हमेशा, जैसे जो लोग PSC की तैयारी करते हैं वो हमेशा ये सोचते हैं कि हम पहले सिलेबस पूरा कर लें फिर आंसर राइटिंग करेंगे। सबसे मूर्खतापूर्ण बात है ये। सिलेबस कंप्लीट होगा तब तक तो भूल ही जाओगे सब कुछ, सब कुछ भूल जाओगे, फिर आंसर राइटिंग करने का क्या फायदा? कुछ महान लोग ये सोचते हैं कि नहीं सर, हम पूरा कर लें फिर हम MCQ लगाएंगे। ये भी कितनी मूर्खता वाली बात है। अगर ऐसा होता तो क्या मैं हर लेक्चर के बाद आपको क्विज प्रोवाइड कराता? मुझे उसका महत्व पता है ना कि क्विज का महत्व क्या है। तो बेहतर यह है कि अभी पूरा काम करो, लेक्चर देखो, PDF पढ़ो, MCQ लगाओ, रिवीजन करना शुरू करो। हर दिन अगर आप 6 घंटे की पढ़ाई करते हो, 2.5 से 3 घंटे का समय सिर्फ रिवीजन में होना चाहिए। आज ही अपने आप से पूछना, हमने एंशिएंट कंप्लीट कर लिया है, आप बस अपने आप से पूछना कि आपको कितनी एंशिएंट हिस्ट्री याद है। अगर बहुत हद तक याद है, इसका मतलब आपने वाकई में जो स्टेप मैंने आपको बताए वो फॉलो किए हैं। इसके अलावा कोई रणनीति नहीं होती, कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती, यही एकमात्र स्ट्रेटेजी है। और एक बात मैं और बता दूं, चूंकि MPPSC के जितने भी दोस्त हैं, आप एक बात समझें कि मुख्य परीक्षा में भी आपको ये बहुत मदद करेगा, क्योंकि मुख्य परीक्षा में 30 नंबर के लिए आपको एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री पढ़नी है मेंस में। तो मेरा तो यही मानना है कि उसको छोड़ दो, यहीं से पढ़ लो जितना पढ़ना है। वहां 30 नंबर के लिए कम से कम आपको 150 से 200 घंटे की तैयारी करनी पड़ेगी। 300 से 400 पेज लगते हैं एंशिएंट और मिडाइवल पढ़ने में। तो क्यों ना यहीं से पढ़ लिया जाए, और यहां से आपके 2 नंबर और 7 नंबर के प्रश्न पूरे बन जाएंगे, पूरे नहीं तो 80% बन जाएंगे।
तो अलग से मेहनत क्यों करना, वहां अपनी एनर्जी एमपी हिस्ट्री में लगा देना, वहां अपनी एनर्जी मॉडर्न हिस्ट्री में लगा देना। तो ये स्मार्ट स्टडी होती है। तो ये चीजें समझना पड़ेगा आपको कि आपकी प्रायोरिटी क्या है और कैसे आपको आगे बढ़ना है। तो बहुत मेहनत करो। और सॉरी अगर आपको लग रहा हो ये बातें हैं, पर कई बार मुझे लगता है कि बीच बीच में मेरा बोलना आपके लिए ज़रूरी है, ताकि आप लोग नींद में ना सोएं और एक प्रोसेस को फॉलो करते रहें। प्रोसेस यही है जो मैं बार बार दोहराता हूँ: लेक्चर, नोट्स, एमसीक्यू, रिवीजन। लेक्चर, नोट्स, एमसीक्यू, रिवीजन। इसके अलावा कोई भारी काम आपको नहीं करना है। आप एक बात और समझें, जिस दौर में आप लोग पढ़ रहे हैं ना, ये दौर बहुत अच्छा है पढ़ाई के लिए। इसलिए अच्छा है कि जिस दौर में हमने पढ़ाई की है, और अगर कोई हो यहाँ पर जो बहुत पहले तैयारी कर रहा हो, वो जाने कि पहले के समय पर शिक्षक इतना सारा कंटेंट नहीं देते थे। थोड़ा सा पढ़ा दिया और ये कह दिया जाता था घर पे जाके किताबों से पढ़ लेना। तो पढ़ाई बड़ी मुश्किल थी। अब जब शिक्षक के तौर पे हम इतनी मेहनत कर देते हैं, सभी शिक्षक, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी शिक्षक हैं सभी इतनी मेहनत कर देते हैं कि आपको कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं। तो आपका काम तो आसान हो गया। लेकिन इतना भी अगर आप नहीं डाइजेस्ट कर पाए, तो फिर पढ़ाई में समस्या बहुत बड़ी है। ठीक है जी, तो इन चीज़ों को पढ़ेंगे, उम्मीद है कि चीज़ों को रिवाइज करेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे। चलिए अब हम टॉपिक को शुरू करते हैं और हम चर्चा करते हैं रजिया सुल्तान के बारे में। पहले वो हमेशा की तरह कुछ बेसिक चीज़ों को हम समझेंगे, उसके बाद हम पीडीएफ से आपको चीज़ें बता रहे होंगे, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। देखो साथियों, हमें रजिया की कहानी को समझना है, रजिया सुल्तान की कहानी को हमें बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में डिस्कस करना है। तो रजिया सुल्तान जो है, रजिया सुल्तान लगभग 3.5 वर्ष का शासनकाल रहा। लगभग 3.5 वर्ष का शासनकाल रजिया का रहा और 1236 से 1240 के बीच में इसने शासन किया है, इसने रूल किया है। देखो सबसे पहली बात यही याद रखना रजिया के बारे में कि रजिया दिल्ली सल्तनत की एकमात्र रजिया दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला सुल्तान है। ओनली विमेन सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत, ओनली विमेन सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत। ये सबसे बड़ी बात है। दैट इज समथिंग यू नीड टू रिमेंबर। यही प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला सुल्तान कौन थी? हु वॉज द ओनली विमेन और फीमेल सुल्तान और रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत? जवाब होगा रजिया। वो पहली भी थी और वो अंतिम भी थी, वो फर्स्ट भी थी और लास्ट भी थी। अब इसकी कहानी क्या है, बैकग्राउंड क्या है, जरा ये समझना। देखिए साथियों, हम जानते हैं कि रजिया के जो पिता हैं, उसके जो फादर हैं, तो रजिया के पिता का नाम इल्तुतमिश था। ठीक, और इल्तुतमिश का बेटा भी था, रुकनुद्दीन फिरोज उसका बेटा था, और भी बेटे उसके थे। ठीक है, शाह तुर्कान उसकी पत्नी का नाम था, ये सारी चीजें। लेकिन इल्तुतमिश ने ये निर्णय लिया जब वो ग्वालियर अभियान पर गया। जब वो ग्वालियर अभियान पर जाता है और ग्वालियर अभियान पर उसने ये डिसीजन लिया, उसने देखा कि उसके जो बेटे हैं वो बिल्कुल भी योग्य नहीं है, उनके बेटों में योग्यता की बहुत कमी है। तो वहां पर यह घोषणा करता है कि मेरी मृत्यु के बाद मेरा जो उत्तराधिकारी होगा, मेरा जो सक्सेसर होगा, वो मेरी बेटी रजिया होगी। वो मेरी बेटी रजिया होगी। रजिया का पूरा नाम जलालत उद्दीन रजिया था। ठीक है, जलालत उद्दीन रजिया, ये रजिया सुल्तान का पूरा नाम था, जिसने लगभग 3 वर्ष और 6 माह, जैसा मैंने कहा कि 3.5 वर्ष उसने शासन किया है। तो ग्वालियर अभियान के समय ही रजिया को वो अपना उत्तराधिकारी घोषित करता है कि मेरी बेटी रजिया ही मेरी उत्तराधिकारी होगी। अब होना तो यही चाहिए था, लेकिन साथियों 1236 में 1206 में जब इल्तुतमिश की मृत्यु होती है, जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई, ठीक है, इल्तुतमिश की मृत्यु होती है, डेथ ऑफ इल्तुतमिश, तो लोग कहते हैं कि अब रजिया को सुल्तान घोषित किया जाए। लेकिन आप जानते हैं कि एक महिला को कैसे शासिका घोषित कर सकते थे? तो इल्तुतमिश की जो पत्नी थी, इसकी पत्नी का नाम था शाह तुर्कान, ये नाम याद रखिएगा। इसकी पत्नी का नाम था शाह तुर्कान और साथ में थे तुर्क अमीर। वही तुर्क अमीर जिन्हें हम दल चालीसा के नाम से जानते हैं या तुर्कान ए चहलगामी के नाम से जानते हैं। इन दोनों ने आपस में मिलकर के षड्यंत्र किया कि हम रजिया को तो अगला सुल्तान नहीं बनने देंगे। और इन्होंने क्या किया,
शाह तुर्कान का जो बेटा था या इल्तुतमिश का जो बेटा था रुकनुद्दीन रुकनुद्दीन फिरोज, इस रुकनुद्दीन फिरोज को अगला सुल्तान बना दिया। तो रजिया सुल्तान नहीं बनी, अगला सुल्तान कौन बना साथियों? अगला सुल्तान बना रुकनुद्दीन फिरोज। अब इस बात से दिल्ली की जनता भी खुश नहीं थी, क्योंकि रुकनुद्दीन फिरोज एक कठपुतली सुल्तान था, एक पपिट सुल्तान था। पूरी की पूरी जो शक्तियां हैं वो शाह तुर्कान और तुर्क अमीरों के पास थी। पूरी पावर उसकी वाइफ शाह तुर्कान और जो दल चालीसा बना था, तुर्कान ए चहलगामी बना था, पूरी की पूरी पावर्स उनके पास ही थी। तो अब रजिया के सामने क्या विकल्प है? तो रजिया अपने पिता को याद करती है और दिल्ली की जनता के सामने जाती है। साथियों, जो रजिया है, रजिया लाल कपड़े पहनती है। रजिया ने लाल वस्त्र धारण किए, रजिया ने लाल वस्त्र पहने, उसने लाल कपड़े पहने और लाल कपड़े पहन करके वो उसी संगमरमर के शेर के पास जाती है, वो उसी संगमरमर के शेर के पास जाती है और उस शेर के गले में बंधी हुई न्याय की घंटी को बजाती है। उस शेर के गले में बंधी हुई न्याय की घंटी को बजाती है। और अब न्याय किससे मांगे? सुल्तान तो न्याय करेगा नहीं, तो अब वो न्याय मांगती है दिल्ली की जनता से। अब वो न्याय मांगती है दिल्ली की जनता से और दिल्ली की जनता से रिक्वेस्ट करती है, आह्वान करती है कि मेरे पिता ने हमेशा न्याय किया है। और हमने डिस्कस भी किया था कि इल्तुतमिश न्याय प्रिय सुल्तान था। इल्तुतमिश एक जुडिशियल सिस्टम में बिलीव करता था, उसने लोगों को जस्टिस दिया है। तो अब रजिया दिल्ली की जनता के पास जाती है और जनता से कहती है कि मेरे पिता ने मुझे अगला सुल्तान बनाया था, अब मैं आप सबके सामने ये घंटी बजा रही हूं और आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूं कि मेरा समर्थन कीजिए। तो दिल्ली की जनता रजिया सुल्तान का समर्थन करती है साथियों। और इस तरह 1236 में 1236 में, ये डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, 1236 में जो रजिया है, रजिया वो दिल्ली की सुल्तान बनती है, दिल्ली की सुल्तान बनती है। ही बिकेम सुल्तान ऑफ दिल्ली, शी बिकेम सुल्तान ऑफ दिल्ली। जो रजिया है वो दिल्ली की सुल्तान बन जाती है। और यहीं से इतिहास के कुछ तथ्य निकलते हैं, जैसा हमने आपको बताया कि वो एकमात्र महिला शासिका बनती है, एकमात्र मुस्लिम महिला शासिका, एकमात्र मुस्लिम महिला शासिका जो दिल्ली सल्तनत की सुल्तान बनी। ओनली विमेन, फर्स्ट एंड लास्ट विमेन ऑफ दिल्ली सल्तनत हु बिकेम दी सुल्तान। हालांकि पहली महिला जिसने शासन पे अपना प्रभाव डाला वो शाह तुर्कान थी। शाह तुर्कान ने रुकनुद्दीन फिरोज को शासक बना दिया था, पर वो कंसीडर नहीं किया जाता। दूसरा, जो रजिया है ये पहली सुल्तान है दिल्ली की, ये पहली सुल्तान है जिसे जनता का समर्थन मिला है, जो जनता के समर्थन से सुल्तान बनी है। हु बिकेम द सुल्तान विद द सपोर्ट ऑफ पीपल, ये जनता के समर्थन से सुल्तान बनी है। ठीक है, रजिया जो है वो जनता के समर्थन से सुल्तान बनी है प्यारे साथियों, वो जनता के समर्थन से सुल्तान बनी है। ठीक है, इतना ही नहीं, जब वो जनता के समर्थन से सुल्तान बनी तो उसने भी सुल्तान की उपाधि धारण की, उसने अपने नाम के सिक्के भी चलवाए जिन्हें रजियत कहा जाता है। और रजिया सुल्तान ने एक उपाधि धारण की, उद्मत उल निस्वा। उसने एक टाइटल भी लिया और वो टाइटल था उद्मत उल निस्वा। और जब कहा गया कि यार महिलाएं तो पर्दे में रहती हैं, महिलाओं का काम है पर्दा, तो रजिया एक क्रांतिकारी काम करती है। रजिया ने पर्दे का त्याग कर दिया साथियों। जो रजिया है इसने पर्दे का त्याग किया और पुरुषों की तरह टोपी और कोट पहन करके शासन करती थी। पुरुषों की तरह टोपी और कोट पहन करके शासन करने लगी। उस समय टोपी को कुलाह और कोट को कूबा कहा जाता था। टोपी को कुलाह और कोट को कूबा कहा जाता था।
तो टोपी और कोट पहन करके शासन करने लगी। तो ये सारे शब्द कई बार पूछ लिए जाते हैं, ये सारे वर्ड कई बार पूछ लिए जाते हैं प्यारे साथियों। तो ये एक हिस्ट्री है कि रजिया जाती है लाल कपड़े पहन के, संगमरमर के शेर की मूर्ति के पास जाती है, न्याय की घंटी बजा करके दिल्ली की जनता से रिक्वेस्ट करती है कि हमारा साथ दीजिए और हमारे पिता ने हमको अगला सुल्तान घोषित किया था। दिल्ली की जनता रजिया का सपोर्ट करती है और इस तरह रजिया अगली सुल्तान बनती है। सुल्तान, पहली सुल्तान एक तो महिला है, एकमात्र महिला पहली सुल्तान है जिसे जनता का समर्थन मिला है। सुल्तान बनने के बाद वो सुल्तान की उपाधि भी लेती है, उद्मत उल निस्वा की उपाधि भी लेती है, पर्दे का त्याग, जो चेहरे पर पर्दा रहता है उसका त्याग करती है और टोपी और कोट पहन करके अर्थात कुल्हा और कुबा पहन करके पुरुषों की तरह वो शासन करना शुरू करती है साथियों। और रजियत नाम के उसने सिक्के भी चलाए थे, रजियत नाम के क्वाइन भी उसने चलाए थे। ठीक है, अब इसके समय की मुख्य घटनाएं कौन कौन सी हैं, इंपॉर्टेंट इवेंट कौन कौन से हुए, तो मुख्य घटनाओं के बारे में जरा हम पढ़ते हैं कि रजिया के समय की मुख्य घटनाएं या इंपॉर्टेंट इवेंट कौन कौन से हैं। इंपॉर्टेंट इवेंट कौन कौन से हैं अर्थात मुख्य घटनाएं कौन कौन सी हैं। तो मुख्य घटनाओं में एक घटना जो बड़ी महत्वपूर्ण है वो होती है 1238 में, 1238 में। 1238 है, डेट ऊपर नीचे हो सकती है, अलग अलग किताबों में कुछ और लिखा है, अलग अलग किताबों में कुछ और लिखा है। अब दोबारा से इसके सामने वही सिचुएशन आती है जो इल्तुतमिश के सामने आई थी। देखिए साथियों, जो मंगोल हैं, मैप के थ्रू मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, जो मंगोल हैं वो अभी भी मध्य एशिया पर आक्रमण कर रहे हैं, वो अभी भी साउथ एशिया पर अटैक कर रहे हैं। और यहाँ पर अब मंगोलों का एक नया नेता आ चुका है और नेता तो आते ही रहेंगे अलग अलग। और इस समय जो मंगोल नेता है, तो मंगोल नेता जो है, मंगोल नेता वो अभी भी मध्य एशिया पर आक्रमण कर रहे हैं, वो अभी भी सेंट्रल एशिया पर अटैक कर रहे हैं। तो जब मंगोल नेता मध्य एशिया पर आक्रमण करते हैं तो यहाँ ख्वारिज्म शासन है, ख्वारिज्म का शासन है। तो ख्वारिज्म का एक सूबेदार होता है हसन, ठीक है, ख्वारिज्म का एक, सॉरी माफ कीजिए, ख्वारिज्म का एक सूबेदार होता है मलिक हसन। ठीक है, ख्वारिज्म का एक सूबेदार होता है जिसका नाम था मलिक हसन। तो मलिक हसन रजिया से मदद मांगता है। इसने किससे मदद मांगी? इसने मदद मांगी रजिया से कि यार मंगोल हम पर अटैक कर रहे हैं, तुम हमारी मदद कर दो। बिल्कुल वही कहानी है जो इल्तुतमिश के साथ हुई थी। इल्तुतमिश के समय भी ख्वारिज्म के राजकुमार जलाल उद्दीन मंगबरनी ने इल्तुतमिश से मदद मांगी थी और इल्तुतमिश ने मदद करने से पूरी तरह से मना कर दिया था। उसने दूत को ही मार डाला था और अभी भी मंगोल बहुत शक्तिशाली थे। तो ख्वारिज्म राज्य का एक सूबेदार मलिक हसन रजिया से मदद मांगता है कि मेरी मदद कर दो। रजिया भी यहाँ बहुत समझदार थी। रजिया ने सिर्फ उसकी मदद कैसे की? रजिया ने सिर्फ राजस्व के रूप में उसकी मदद की। रजिया ने उसको सिर्फ पैसा भेजा, सिर्फ उसको मनी भेजी, कहा कि मैं सेना नहीं भेज पाऊंगी और मेरा नाम भी कहीं पर भी रिवील नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से उसने ख्वारिज्म को भी मेंटेन कर लिया और मंगोलों से भी अपनी मदद बचा लिया अपने आप को कि मंगोलों का आक्रमण इसके समय नहीं हो सका। ये एक बड़ी घटना है। अब दूसरी घटना, इसका पूरा का पूरा समय काल हमेशा इसके खिलाफ षड्यंत्र होते रहेंगे, हमेशा रजिया के अगेंस्ट कंस्पिरेसी होती रहेगी। और षड्यंत्र का सिर्फ एकमात्र कारण है, रजिया के खिलाफ षड्यंत्र का सिर्फ एकमात्र कारण है कि वह एक महिला थी। इसके अलावा और कोई भी कारण नहीं है। वह एक महिला थी, बिकॉज सी वॉज अ विमेन, उसके खिलाफ हमेशा षड्यंत्र होते रहेंगे और कोई कारण नहीं था। इवन मिनहाज उस सिराज अपनी किताब तबकात ए नासिर में लिखता है कि रजिया के पास एक सुल्तान के रूप में सर्वश्रेष्ठ गुण थे, पर उसके सारे गुण उसके महिला होने के पीछे फीके पड़ जाते थे। मतलब वो बेस्ट थी, शी वॉज अ वेरी गुड रूलर। इल्तुतमिश ने उसको ध्यान से ही चुना था, उसके अंदर सारे गुण थे, लेकिन उसके सारे गुण एक तरफ और उसका महिला होना दूसरी तरफ। तो चूंकि वो महिला थी तो उसके सारे गुणों को नकार दिया गया। निजामी भी यही बात लिखता है।
निजामी भी यही बात लिखता है कि इल्तुतमिश के जितने भी उत्तराधिकारी हुए नसरुद्दीन महमूद तक, उन सभी में रजिया सर्वश्रेष्ठ थी। और अगर रजिया को अमीरों का समर्थन मिल जाता तो दिल्ली सल्तनत की कहानी ही कुछ और होती। पर कोई भी तुर्क ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता था कि एक महिला सुल्तान बनी। याद कीजिए, हमने दिल्ली सल्तनत के साहित्यकारों को पढ़ा था और वहां एक बात हमने आपको बताई थी कि जितने भी साहित्यकार दिल्ली सल्तनत में हुए, चाहे वो तुसी हो, चाहे बरनी हो, चाहे सिराज हो, वो अफीब हो, अमीर खुसरो हो, इन सभी लोगों ने यह माना है कि महिलाओं का मुख्य कार्य घर में रहना, पर्दे में रहना ही है, चरखा चलाना है। इसके अलावा महिलाओं को और कोई काम नहीं करना चाहिए। तो महिलाओं को लेकर के जो सोच है, जब साहित्यकार ही ये लिख रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि दरबार के लोगों की क्या सोच रही होगी। तो बहुत ज्यादा षड्यंत्र होंगे और उसका एकमात्र कारण था कि रजिया एक महिला थी। और इसी षड्यंत्र के चलते अब इसमें दो तीन चीजों को हवा भी मिल गई। अब जब रजिया को यह पता चला कि यार ये अमीर मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, तो आप मुझे बताओ वो लोगों को हटाएगी नहीं। तो इसने गैर तुर्कों को प्रशासन में भर्ती करना शुरू कर दिया। जो तुर्क नहीं थे उनको प्रशासन में भर्ती करना शुरू कर दिया। यार सीधी सी बात है कि अगर मैं सुल्तान हूं, मेरे आसपास 6 लोग हैं, मुझे पता है कि ये मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, तो मैं उनको हटाऊंगा ही। तो रजिया ने कोई गलत काम नहीं किया। उसने देखा कि ये तुर्क अमीर मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, तो उसने एक एक करके सबको हटाना शुरू कर दिया। और एक व्यक्ति वो लेकर के आती है, याकूत। याकूत नाम का एक व्यक्ति था, ये इथियोपिया से आया था। ये जो रीजन है साथियों, ये रीजन अबिसिनियाई क्षेत्र कहलाता था। अबिसिनियाई क्षेत्र, जिसे वर्तमान में हम इथियोपिया कहते हैं, जिसे हम वर्तमान में इथियोपिया कहते हैं। तो याकूत इसी अबिसिनियाई क्षेत्र से आया था और इसे अमीर ए आखुर का पद दिया। अमीर ए आखुर का पद दिया। और अमीर ए आखुर का मतलब होता था जो अश्वशाला का प्रधान होता था, जो भी शाही अस्तबल होता था उसका ये प्रधान होता था। मास्टर ऑफ रॉयल स्टेबल्स, अमीर ए आखुर। ठीक इसी तरह वो एतगीन, एतगीन इसका सबसे बड़ा विरोधी था। एतगीन जो है वो इसका सबसे बड़ा विरोधी था। तो उसने एतगीन को दिल्ली से दूर कर दिया और उसे बदायूं भेज दिया। एतगीन को उसने बदायूं का इक्तादार बना दिया। इसी तरीके से एक और व्यक्ति है, नाम है अल्तुनिया। नाम है अल्तुनिया। अल्तुनिया को उसने भटिंडा भेज दिया और यह भी इसका बहुत बड़ा विरोधी था। तो याकूत को लेकर के तुर्क अमीर बहुत ज्यादा चिढ़े हुए थे और यह कहा जाता था कि याकूत और रजिया के बीच में प्रेम संबंध है। याकूत और रजिया के रिश्तों को लेकर के भी अमीरों को बहुत ज्यादा समस्या थी। वो समस्या इसलिए थी कि याकूत तुर्क नहीं था, वो अफ्रीका के अबिसिनियाई वाले क्षेत्र से आया था। तो ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कई बार कि रजिया ने किस व्यक्ति को अमीर ए आखुर के पद पर नियुक्त किया था। तो उसने याकूत खान को अमीर ए आखुर के पद पर नियुक्त किया था। फिर रजिया के समय बदायूं का इक्तादार कौन था? हु वॉज द इक्तादार ऑफ बदायूं एट द रजियास रिजीम? एतगीन। और अल्तुनिया कौन था? ये भटिंडा का इक्तादार था। अब षड्यंत्र चलते रहते हैं और अंततः षड्यंत्र चलते रहते हैं और अंततः साथियों 13 अक्टूबर 1240 को 13 अक्टूबर 1240 को रजिया को मार दिया जाता है। रजिया की हत्या हो जाती है और रजिया की हत्या हरियाणा के कैथल में होती है। हरियाणा के पास एक जगह है कैथल, और वहां डाकू जो है, रजिया को दिल्ली सल्तनत के लोगों ने नहीं मारा, डाकुओं ने अटैक कर दिया था उसके काफिले के ऊपर, और डाकू जो है वो अटैक करते हैं और रजिया को मार डालते हैं। वहीं से एक गाना निकलते आता है कि रजिया गुंडों से घिर गई, है ना। ये गाना आप लोगों ने सुना होगा साथियों। और रजिया की डेथ हो जाती है। इसके बीच में एक छोटी सी कहानी भी है, एक छोटी सी स्टोरी भी है। स्टोरी ये है कि रजिया जाती है भटिंडा का विद्रोह दबाने के लिए। भटिंडा में विद्रोह कर देता है, जो अल्तुनिया है उसने भटिंडा में विद्रोह कर दिया। अब जैसे ही
रजिया ने दिल्ली को छोड़ा, दिल्ली के तुर्क अमीरों ने बहराम शाह को अगला सुल्तान बना दिया। अब और अल्तुनिया से कह दिया कि रजिया आ रही है, तुम रजिया को गिरफ्तार कर लेना। तो अल्तुनिया ने रजिया को गिरफ्तार कर लिया, उसकी सेना को हरा दिया। लेकिन रजिया ने अल्तुनिया से कहा कि देखो, तुम और हम शादी कर लेते हैं और हम मिल करके दिल्ली पर शासन करेंगे। तो अल्तुनिया और रजिया एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और दोनों मिल करके बहराम शाह को हराने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन उसी बीच में हरियाणा के कैथल में रजिया के ऊपर डाकू आक्रमण करते हैं और अल्तुनिया और रजिया की डेथ हो जाती है। इस तरह दिल्ली सल्तनत की पहली मुस्लिम शासिका का अंत होता है, पहली विमेन जो रूलर थी उसका अंत होता है। तो उम्मीद है कि यह कहानी आपको समझ में आई होगी। सारी महत्वपूर्ण घटनाएं एक कहानी के रूप में मैंने आपको समझाई हैं। आइए अब इन सब बातों को एक बार हम पीपीटी के माध्यम से समझ लेते हैं, पीडीएफ के माध्यम से हम समझ लेते हैं। तो देखिए, जैसा हमने आपको बताया कि रजिया सुल्तान ने लगभग 3 वर्ष 6 माह शासन किया। उसका मूल नाम जलालात उद्दीन रजिया था और दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला सुल्तान हुई। द फर्स्ट एंड लास्ट फीमेल सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत जलाल उद्दीन रजिया उसका नाम था। 3 ईयर्स और 6 मंथ उसने रूल किया था। फिर हम ये भी जान पाए कि पृष्ठभूमि की हमने बात की तो इल्तुतमिश ने ग्वालियर अभियान के दौरान उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। इल्तुतमिश की पत्नी शाह तुर्कान ने रजिया के भाई फिरोज तुगलक को सुल्तान बनाया। रजिया लाल वस्त्र पहन करके जनता से न्याय की मांग करती है और जनता द्वारा समर्थित सुल्तान बनती है। खुतबे में अपना नाम रजियत नामक सिक्के, उद्मत उल निस्वा की उपाधि, कूबा और कुलह पहनकर शासन करती है ना। रेड गारमेंट्स पहनती है, डिमांड जस्टिस करती है लोगों से। तो सुल्तान सपोर्टेड बाय द पीपल। खुतबे में अपना नाम आता है। खुतबा मतलब जो शुक्रवार को एक प्रकार से पढ़ा जाता है उसको खुतबा बोलते हैं। रजियत, उद्मत उल निस्वा और कुबा और कुलह पहन करके वो शासन करती है। फिर षड्यंत्र उसके 1238 में 1238 में मलिक हसन ने मंगोलों के विरुद्ध सहायता मांगी। रजिया ने सिर्फ राजस्व सहायता दी। जो मलिक हसन है, ख्वारिज में गवर्नर है, उसने हेल्प मांगी, पर रजिया ने सिर्फ रेवेन्यू असिस्टेंस दिया। और फिर अमीरों का विद्रोह होता है क्योंकि उसने एक अबीसीनियाई व्यक्ति याकूत को अमीर ए आखूर के पद पर बनाया था। एतगीन को उसने बनायू का इक्तादार बनाया। अल्तुनिया को भटिंडा का इक्तादार दूर बना करके भेजा था। 13 अक्टूबर 1240 को कैथल हरियाणा के पास डाकुओं ने रजिया और अल्तुनिया की हत्या कर दी। मर्डर ऑफ रजिया एंड अल्तुनिया बाय बैंडिट्स नियर कैथल हरियाणा। अब यहां से कुछ कथन भी हैं, कुछ स्टेटमेंट भी हैं। जैसे सिराज कहता है, She possessed all qualities of a ruler, but being a woman overshadow all her virtues। कहता है कि उसमें एक शासक के रूप में सभी गुण थे, मगर स्त्री होना सभी गुणों पर भारी पड़ा। निजामी लिखता है कि इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों में सर्वश्रेष्ठ थी, द बेस्ट अमंग द इल्तुतमिश सक्सेसर। इस्लामी लिखते हैं कि महिला को सिंहासन पर बैठने की बजाय चरखा चलाना चाहिए। अ वुमेन शुड स्पिन द व्हील रेदर देन सिट ऑन द थ्रोन। सोच दिखा रहा है उस समय की। ईश्वर टोपा, ये बात के इतिहासकार हुए, रजिया याकूत संबंध इसके पतन का कारण बने। ईश्वर टोपा का मानना यह है कि रजिया और याकूत के बीच में जो प्रेम संबंध थे या नहीं थे, अगर उनके बारे में अफवाह भी थी तो वो उसके पतन का एक बहुत बड़ा कारण बने। हबीबुल्लाह इसमें कहते हैं कि रजिया का पतन तुर्क अमीरों की विजय थी। इतना अच्छा स्टेटमेंट है। इतिहासकार हबीबुल्लाह लिखते हैं, रजियास डाउनफॉल वाज द विक्ट्री ऑफ टर्किश नोबल। क्योंकि अमीर तुर्क जीत गए। और हमने ये कहा भी है पिछली क्लासेस में कि इल्तुतमिश के बाद जितने भी शासक आएंगे, इन सभी में जो प्रभाव रहेगा तुर्कान ए चहलगामी का रहेगा। चाहे वो रुकनुद्दीन फिरोज हो, रजिया हो, बहराम शाह हो, मसूद शाह हो और नसरुद्दीन महमूद हो, इन सभी शासकों के शासनकाल में सिर्फ रजिया थी जो अपने निर्णय खुद से ले रही थी। बाकी सब कठपुतली शासक होंगे, पपिट रूलर होंगे। और तुर्कान ए चहलगामी के जो सदस्य हैं या दल चालीसा के जो सदस्य हैं वही इनको रूल करेंगे। तो अब 3 छोटे छोटे शासक और आते हैं, बहराम शाह, मसूद शाह और नसरुद्दीन महमूद। तो इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं, फिर हम बलबन के बारे में पढ़ेंगे। हम बलबन को डिस्कस करेंगे प्यारे साथियों। तो आइए देखते हैं, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो अब हमें थोड़ी सी चर्चा बहराम शाह और
अलाउद्दीन महमूद शाह, सॉरी बहराम शाह के बारे में और अलाउद्दीन महमूद शाह, तो ये क्रम याद रखिएगा, ठीक है, कि बहराम शाह है और मसूद शाह है और फिर नसरुद्दीन महमूद है। चलिए इनको डिस्कस कर लेते हैं जल्दी जल्दी और फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, बहराम शाह को अगला शासक बनाया गया और इसने लगभग 2 साल तक शासन किया है और बहराम शाह ने एक नया पद बनाया, नायाब ए मुमलकात। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है और यहाँ से सवाल बहुत बनते हैं। बहराम शाह उसी समय शासक बन गया था जब रजिया दिल्ली से बाहर गई थी, तो तुर्क अमीर बहराम शाह को शासक बना देते हैं और नायाब ए मुमलकात के पद पे पहला व्यक्ति जो आया वो ऐतगीन था और अब शक्ति के 3 केंद्र हो गए, सुल्तान, वजीर और नायाब। तो उसने नई पोस्ट बनाई, नायाब ए मुमलकात। फर्स्ट ऐतगीन था, 3 सेंटर ऑफ पावर, सुल्तान, वजीर एंड नायाब। ठीक है। 1241 में जब बहराम शाह शासन कर रहा था तो लाहौर में मंगोल के शासक तायर बहादुर ने आक्रमण किया था और 10 मई 1242 को अमीरों ने बहराम शाह की हत्या कर दी। अब देखो, एक चीज बस यहां समझ लो जहां से प्रश्न बन सकता है, इंपॉर्टेंट है, जरा समझिएगा। तो जब बहराम शाह शासक बनता है, जब बहराम शाह शासक बना जिसने लगभग 2 साल शासन किया, तो इसके शासन काल में पहली जो घटना होती है, देखो बहराम शाह योग्य तो था नहीं, ये अमीरों के दम पर शासक बना था, इसके अंदर खुद कुछ योग्यता नहीं थी, तो अमीरों के दम पर एक शासन बना था। तो ये कठपुतली सुल्तान था पूरी तरीके से। तो अमीरों ने कहा कि ऑलरेडी एक पोस्ट होती थी सुल्तान की और सुल्तान के बाद एक दूसरी पोस्ट होती थी वजीर की, ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट होती थी। तो अमीरों ने कहा कि अब तुम एक नई पोस्ट बनाओ, तो इसने एक बिल्कुल न्यू पोस्ट क्रिएट की, एक नया पद बनाया और उसे कहा गया नायाब। पूरा नाम था नायाब ए मुमलकात। तो नायाब के पास देखा जाए ना, एक्चुअल में वास्तविकता ये थी कि नायाब के पास वजीर से भी ज्यादा शक्तियां हो जाती थी। तो अब जो पावर के 3 सेंटर बन गए, अब शक्ति के 3 अलग अलग केंद्र बन गए। एक केंद्र सुल्तान, सुल्तान के पास अधिकार है लेकिन सुल्तान इस समय किसी काम का नहीं है। दूसरी तरफ वजीर है और तीसरा एक पद बना दिया गया नायाब। और वजीर और नायाब बिल्कुल एक जैसे थे, नायाब के पास ज्यादा ही शक्तियां होती थी। तो यही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि दिल्ली सल्तनत में किस सुल्तान ने नायाब ए मुमलकात का पद बनाया था? हु क्रिएटेड द पोस्ट नायाब ए मुमलकात इन दिल्ली सल्तनत? तो आपको याद रखना है कि नायाब ए मुमलकात का जो पद बनाया था, जो पोस्ट बनाई थी, वो बहराम शाह ने बनाई थी, वो बहराम शाह ने बनाई थी। और पहला व्यक्ति जो इस पर आया था वो ऐतगीन। बहराम शाह के समय की दूसरी घटना यह है साथियों कि बहराम शाह के शासनकाल में अब भारत के आंतरिक क्षेत्र या लाहौर में मंगोलों का आक्रमण होगा। मंगोल जो है वो लाहौर में आक्रमण करेंगे 1241 में। तायर खान नाम का एक व्यक्ति था मंगोलों का, उसने लाहौर पर आक्रमण किया था। वहां से सवाल नहीं आता है पर यहां से सवाल जरूर आता है। फिर 1242 में अब क्या होता है ना कि जब भी एक व्यक्ति को आप अपना पपिट सुल्तान बनाते हो, यार एक समय तक तो वो आपकी बात सुनेगा, पर यार कभी ना कभी, जैसे मान लो आपको मैंने कहा कि चलो मैं आपको भारत का प्रधानमंत्री बनाता हूं, आपने कहा ठीक है सर बना दो। अब आप भारत के प्रधानमंत्री हो लेकिन आप अपनी मर्जी से एक भी काम नहीं कर पा रहे हो, तो एक समय तो आपके मन में फ्रस्ट्रेशन आएगा ना, और आप कोशिश करोगे कि यार मुझे सर ने बनाया था, मैं सर को ही अलग कर देता हूं। तो अमीरों को खत्म करना चाहता था बहराम शाह। अब वो चाहता था कि उसके पास वास्तविक शक्ति आए और इस बात का पता अमीरों को चल गया, तो 1242 में अमीरों ने उसकी हत्या करवा दी। 1242 में अमीरों ने उसकी हत्या करवा दी। और बहराम शाह के बाद जो अगला व्यक्ति आता है वो था अलाउद्दीन मसूद। उन्होंने अलाउद्दीन मसूद को, जो रुकनुद्दीन फिरोज का बेटा था, उसे अगला सुल्तान बनाया और अलाउद्दीन मसूद शाह को भी इन्होंने मार डाला। जो अलाउद्दीन मसूद शाह था उसको भी 1246 में बलबन ने मार डाला। तो 4 साल तक, समझिएगा जरा। इसके बाद थोड़ा ध्यान से समझिए कि बहराम शाह के बाद जो अगला व्यक्ति आता है वो कौन था?
तो बहराम शाह के बाद अगला व्यक्ति आता है रुकनुद्दीन फिरोज का बेटा, मतलब इल्तुतमिश का पोता, मसूद शाह। मसूद शाह, और इसने भी कठपुतली बन करके 1242 से 1246 तक शासन किया। 1242 से 1246 तक रूल किया। और फिर जब ये भी विद्रोह करने लगा तो बलबन, जो कि तुर्कान ए चहलगानी का सदस्य था, बलबन, इसने 1246 में मसूद शाह को भी मार डाला। मसूद शाह के बारे में बस एक ही फैक्ट याद रखना कि मसूद शाह ने सिक्के चलवाए थे जिसमें बगदाद के खलीफा का अंकन था। बगदाद के खलीफा का अंकन था, वहां से भी सवाल नहीं बनते हैं। और मसूद शाह के बाद अब बलबन पिक्चर में आएगा। बलबन एक सामान्य सा व्यक्ति था तुर्कान ए चहलगामी का, और बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था, पर बलबन योग्य बहुत था। अब बलबन धीरे धीरे करके बहुत पावरफुल होता जाएगा, और बलबन ने ही मसूद शाह को मारा था। और मसूद शाह को मार करके अब वो अगला सुल्तान 1246 में बनाएगा नसीर उद्दीन महमूद को, नसीरुद्दीन महमूद को। और ये बहुत लंबे समय तक शासन करेगा, लगभग 20 सालों तक नसीरुद्दीन महमूद शासन करेगा। पर ये शासन नहीं करेगा, ये व्यक्ति तो बिल्कुल अलग रहता था। पूरी शक्तियां बलबन के हाथ में होंगी। तो हम किताबों में जरूर पढ़ते हैं कि बलबन 1266 में सुल्तान बना, पर वास्तविकता यह है वो 1246 में ही सुल्तान बन गया था, क्योंकि वहां से पूरी शक्तियां बलबन के पास आ गई थी। तो नसीरुद्दीन महमूद के बारे में कुछ बातें पढ़ लेते हैं। नसीरुद्दीन महमूद को अगला सुल्तान बनाया गया। तो जैसा मैं कह रहा हूं कि यहाँ से बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं आते हैं, बहुत बेसिक प्रश्न बनते हैं। जैसे बहराम शाह से सिर्फ एक प्रश्न बनता है कि नायाब ए मुमलकात का पद किसने बनाया था, तो वो आपको याद रखना है कि वो बहराम शाह के द्वारा बनाया गया था, वही एक प्रश्न बनता है। और बलबन ने 1246 में नसीरुद्दीन महमूद को शासक बनाया, और ये लगभग 20 सालों तक शासन करता है, और इसने कुछ भी शासन नहीं किया, पूरी शक्तियां बलबन के पास ही रहती हैं। अब नसीरुद्दीन महमूद से कुछ बातें जुड़ी हुई हैं, तो इनको जरा समझिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो ध्यान से इनको हम समझने की कोशिश करते हैं। इनको एक बार वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से समझना सारी बातों को। देखो, नसीरुद्दीन महमूद जो है ये इल्तुतमिश का पोता था, और ये शमसी या इलवरी वंश का अंतिम शासक था, क्योंकि इसके बाद बलबन शासक बन जाता है। तो ही वॉज द ग्रैंड सन ऑफ इल्तुतमिश एंड लास्ट रूलर ऑफ द शमसी डायनेस्टी। ठीक है, बलबन के सहयोग से ये सुल्तान बना था। और इतिहासकार मिनहाज उस सिराज ने एक किताब लिखी है, और किताब का नाम है तबकात ए नासिरी। याद कीजिए, हमने शुरुआत में जब हम दिल्ली सल्तनत के इतिहासकारों को पढ़ रहे थे, जब हम दिल्ली सल्तनत के हिस्टोरियंस को पढ़ रहे थे, तो वहां हमने तबकात ए नासिरी के बारे में पढ़ा था। और वहां हमने ये जाना था कि देखिए, मिनहाज उस सिराज ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है तबकात ए नासिरी, और ये किताब उसने पूरी तरह से नसीरुद्दीन महमूद को समर्पित की है। और एक सवाल बनता भी है यहां से कि तबकात ए नासिरी रिटन बाय सिराज इज डेडिकेटेड टू हूम। तबकात ए नासिरी जो कि मिनहाज के द्वारा लिखी गई किताब है, वो किसे समर्पित है? तो वो गुलाम वंश में तमशी वंश के अंतिम सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद को समर्पित है। इट इज डेडिकेटेड टू लास्ट रूलर ऑफ शमसी डायनेस्टी अंडर स्लेव डायनेस्टी, नसीरुद्दीन महमूद। और तबकात ए नासिरी में नसीरुद्दीन महमूद के बारे में सिराज लिखता है कि नसीरुद्दीन महमूद दिल्ली का सबसे आदर्श सुल्तान है। मिनहाज लिख रहा है नसीरुद्दीन महमूद के बारे में कि नसीरुद्दीन महमूद दिल्ली का सबसे आदर्श सुल्तान है। नसीरुद्दीन महमूद इज द आइडियल रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत, एक सच्चा मुसलमान है। क्यों? नसीरुद्दीन महमूद के बारे में इसलिए ये सारी बातें सिराज लिखता है कि नसीरुद्दीन महमूद जब सुल्तान बना, उसने लगभग सभी चीजों को छोड़ दिया, और पूरी शक्तियां बलबन के पास थी। अब इतिहासकार दो बातें लिखते हैं। एक कारण तो यही हो सकता है कि उसे पता था कि अगर वो अपने पास शक्तियां रखता, अगर वो अपने पास पावर रखता, तो उसको भी बहराम शाह और मसूद शाह की तरह मार दिया जाता। तो वो सब कुछ छोड़ करके
पूरी तरीके से धार्मिक कार्यों में लग जाता है, पूरी तरीके से रिलीजियस ड्यूटीज में लग जाता है। वो बेहद सादा जीवन जीता है। एकमात्र सुल्तान है दिल्ली सल्तनत का जिसने सिर्फ एक शादी की थी। इसकी शादी बलबन की बेटी हुजैदा के साथ हुई थी। इसने दूसरी शादी नहीं की। बलबन की बेटी थी हुजैदा और हुजैदा के साथ इसकी शादी हुई थी। इसने दूसरी शादी नहीं की और इतने सिंपल तरीके से रहता था कि इसकी पत्नी खाना बनाती थी। बेहद सिंपल तरीके से, बहुत सिंपल कपड़े पहनता था, लगभग इसी तरह जो आप देख पा रहे हैं। और ये राज्य के जो राजकोष है, राजकोष से बिल्कुल भी पैसा नहीं लेता था। जो ट्रेजरी है स्टेट की, वहां से पैसा नहीं लेता था। उस समय इसने एक कथन दिया कि राज्य का जो पैसा है उसका मैं मालिक नहीं हूं, मैं तो सिर्फ इसका ट्रस्टी हूं। आई एम नॉट द ओनर ऑफ द ट्रेजरी, आई एम जस्ट ट्रस्टी ऑफ दिस ट्रेजरी। मतलब मेरा काम मैनेजमेंट करना है, मैं अपने ऐशो आराम के लिए इससे पैसा नहीं ले सकता। तो आप कहेंगे ये पैसा कैसे कमाता था? तो ये कुरान की कॉपी बनाता था। उस समय फोटोकॉपी मशीन तो थे नहीं, तो ये हाथ से, हैंडराइटिंग बहुत अच्छी थी इसकी, तो ये कुरान की कॉपी बनाता था। और जो टोपी है, टोपी इस्लाम में टोपी जो होती है, धार्मिक टोपी, इसको बनाता था, इसको सिलता था और इन्हें बाजार में बिचवाया जाता था और वहां से जो आय आती थी उससे ये अपना जीवन यापन करता था। तो एक प्रश्न यहां से बनता है कि दिल्ली सल्तनत के उस सुल्तान का नाम बताइए जो कुरान की प्रतिलिपि और टोपी सिल करके अपना जीवन बिताता था। दिल्ली सल्तनत के उस रूलर का नाम बताइए जो कुरान की कॉपी और टोपी को सिल करके अपना जीवन यापन करता था। तो उसका नाम है नसरुद्दीन महमूद। तो यही इसके बारे में एक बड़ा तथ्य है, यही इसके बारे में एक बड़ा फैक्ट है। और कुछ घटनाएं इसके शासनकाल में होती हैं, वो भी हम देख लेते हैं। तो तबकात ए नासिरी, ये नसरुद्दीन महमूद को लिखी गई किताब है, इसे सिराज ने लिखा था। दिल्ली का आदर्श सुल्तान कहा, कुरान की प्रतिलिपि और टोपी सिल करके अपना जीवन यापन करता था। इसकी एकमात्र पत्नी थी बलबन की बेटी हुजैदा और इसका प्रसिद्ध कथन है, हम राज्य के ट्रस्टी हैं, मालिक नहीं। तो हिस्टोरियन मिनहाज सिराज, बुक है तबकात ए नासिरी, डेडिकेटेड टू नसरुद्दीन महमूद, और सिराज कॉल्ड महमूद द आइडियल सुल्तान ऑफ दिल्ली, अर्न लाइवलीहुड बाय कॉपिंग द कुरान एंड स्विंग द कैप्स, ओनली वन वाइफ ही हैड, बलबन की बेटी हुजैदा, और फेमस स्टेटमेंट, वी आर ट्रस्टीज ऑफ द स्टेट नॉट द ओनर्स, ये इसका प्रसिद्ध कथन है। अब इसके समय कुछ घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं, उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। जैसे यही वो समय है जब बलबन का उत्कर्ष होगा, यही वो समय है जब राइज ऑफ बलबन होगा। बलबन की शक्तियां बहुत बढ़ जाएंगी। जैसा मैंने कहा कि बलबन इल्तुतमिश का एक गुलाम था और तुर्कान ए चहलगामी का एक सदस्य था। बलबन was a slave of Iltutmish, a member of Turkan e Chehlgami. He became so powerful around 1246-44 that he even killed Mashood Shah and made the puppet Sultan Nasruddin Mahmud. 1242-46 के आसपास बलबन, जो कि मात्र तुर्कान ए चहलगामी का एक सदस्य था, वो इतना शक्तिशाली हो गया कि उसने सुल्तान मसूद शाह को मार डाला और नसरुद्दीन महमूद को अपना पपिट सुल्तान बनाया, कठपुतली सुल्तान बनाया, और 20 सालों तक वो नसरुद्दीन महमूद के पीछे शासन करता रहा। तो यही वो समय है जब बलबन का उत्कर्ष होगा। तो बलबन को नायाब ए मुमलकात के पद पर रखा था नसरुद्दीन महमूद ने। अच्छा, इसमें भी एक कहानी है। बलबन को नायाब ए मुमलकात बनाता है, फिर एक बार नसरुद्दीन महमूद के मन में भी यह ख्याल आता है कि यार बलबन के पास ही सारी शक्तियां हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तो 1253 में अपने नेचर के अगेंस्ट जाकर के वो एक भारतीय मुसलमान रेहान को नायाब बनाता है, पर जैसे ही बलबन को इसके बारे में पता चलता है, वो रेहान को हटा देता है, रेहान को मार दिया जाता है और बलबन को दोबारा से नायाब बना दिया जाता है। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि किसके शासनकाल में एक भारतीय मुसलमान रेहान को नायाब ए मुमलकात के पद पर रखा गया था? तो नसरुद्दीन महमूद ने
बहुत छोटे से समय के लिए रेहान जो कि एक भारतीय मुसलमान था उसको नायाब बनाया था। बलबन का खौफ इतना हो चुका था कि दोबारा से बलबन को नायाब बना दिया गया। एक और बात याद रखना कि 1260 में मंगोल नेता हलाकू खान से संधि भी की जाती है और नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि दी थी। देखो बलबन इतना शक्तिशाली क्यों हो गया, वाई बलबन बिकेम पावरफुल, क्योंकि बलबन ने मंगोलों को हराया था और हलाकू खान के साथ उसने समझौता किया था। ही डिफीटेड मंगोल्स। तो बलबन का कद बहुत ऊंचा था। तो जब मंगोलों को हरा करके बलबन वापस आता है तब नसरुद्दीन महमूद उसको उलूग खान की उपाधि देता है। तो यह प्रश्न पूछा जाता है कि उलूग खान किसे कहा जाता है, तो बलबन को ही उलूग खान कहा जाता है। ये उपाधि नसरुद्दीन महमूद ने उसको दी थी साथियों। ठीक है, नसरुद्दीन महमूद ने ये उपाधि उसको दी थी। ठीक, और 1265 में इसकी मृत्यु होती है और कहा जाता है कि बलबन ने इसको मारा। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि नहीं, वो प्राकृतिक मौत मरा। तो 1265 में नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु होती है और अब बलबन किसी को भी कठपुतली राजा नहीं बनाता है, बलबन खुद सुल्तान बनता है और इस तरह गुलाम वंश के अंतिम वंश बलबनी वंश की स्थापना होती है। इस तरह स्लेव डायनेस्टी के लास्ट डायनेस्टी बलबनी डायनेस्टी की एस्टेब्लिशमेंट होती है। अब मुझे बताओ कि यहां तक आपको सारी बातें समझ में आ रही हैं। ठीक है, 1265 में बलबन अगला इसको मार करके 1266 का समय आ जाता है, वो अगला शासक बनता है। एक बार ध्यान से इसको देखो, फिर हम अगले हिस्से को शुरू करते हैं, बलबन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए साथियों, तो आगे बढ़ते हैं और अब हम चर्चा करते हैं बलबन के बारे में। गयासुद्दीन बलबन एक बहुत ही खतरनाक सा कैरेक्टर, और बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें आप बलबन के बारे में पढ़ोगे। बहुत सारी बातें आज के लेक्चर में या अभी जो हम पढ़ने वाले हैं 10 15 20 मिनट या 25 मिनट और उसमें बलबन के बारे में आप जानोगे। बहुत ही खतरनाक, बहुत ही, उसके बारे में कहा गया कि बर्नी लिखता है कि ये खुफिया कातिल था। बर्नी लिखता है कि ये खुफिया कातिल था। जो कहानियां हम पढ़ते हैं ना कई बार विश्व युद्ध के समय की, हिटलर के समय की, वो सारी कहानियां बलबन इस समय कर चुका है। तो हम बलबन के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। बलबन गयासुद्दीन बलबन या बहाउद्दीन, जिसने 1265 से लेकर के 1287 तक शासन किया है, 1265 से लेकर के 1287 तक रूल किया है। सबसे पहले हम बलबन का एक सामान्य परिचय लेंगे, एक जनरल इंट्रोडक्शन लेंगे। इसके बाद हम उसकी नीतियां पढ़ेंगे। तो उसकी नीति में सबसे इंपॉर्टेंट है उसके राजत्व का सिद्धांत, अर्थात किंगशिप थ्योरी, अर्थात किंगशिप थ्योरी जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध रहा। फिर उसके रक्त और लौह की रीति, अर्थात आयरन एंड ब्लड पॉलिसी, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। हम उसकी मंगोल पॉलिसी के बारे में भी पढ़ेंगे, जिसने एक मंगोल नीति बनाई और उसने किस तरीके से तुर्कान ए चहलगामी का दमन कर दिया, ये भी हम जानेंगे। फिर एडमिनिस्ट्रेशन में हम उसके सैन्य प्रशासन के बारे में, अर्थात मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। हम उसके स्पाई सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और हम उसके जुडिशियल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। और आखिर में हम इसके उत्तराधिकारियों को पढ़ेंगे, सक्सेसर्स को पढ़ेंगे और हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। पूरी तरह से हमारा ये कहानी या गुलाम वंश की कहानी आज कंप्लीट होगी। जैसा मैंने कल आपसे कहा था कि आज की क्लास भले ही थोड़ी सी बड़ी हो जाए, लेकिन हम गुलाम वंश को आज की ही क्लास में कंप्लीट करेंगे साथियों। चलिए समझते हैं, पूरी कहानी को समझते हैं, पूरी स्टोरी को समझते हैं और फिर हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं साथियों। तो देखिए, जो हमारा टॉपिक है वो है बलबन, और पूरी तरह से पहले हम बोर्ड पर समझेंगे और फिर हम पीपीटी में सारी चीजों को देखेंगे। 1265 से लेकर के लगभग 1286 तक 20 साल का इसका सुल्तान के रूप में शासनकाल होता है, पर वास्तव में आप जानते हैं 86 87 डेट में ठीक कर देता हूँ, 1287 तक सुल्तान के रूप में इसका शासनकाल होता है। अदरवाइज आपको पता है कि 1246 से ही इसने पूरी शक्तियों को अपने हाथ में ले लिया था। अब बलबन की शुरुआत कैसे होती है जरा यह समझना। तो देखो, जो बलबन है, बलबन बलबन का जो मूल नाम था, इसका जो एक्चुअल नाम है साथियों, तो बलबन का मूल नाम है बहाउद्दीन। इसका मूल नाम बहाउद्दीन था।
और जब ये सुल्तान बनता है, जब ये सुल्तान बनता है, तो सुल्तान बनने के साथ ही इसने एक उपाधि धारण की थी और इसने जो टाइटल लिया था वो था ग्यासुद्दीन। इसने जो टाइटल लिया था वो था ग्यासुद्दीन, इसलिए किताबों में इसे ग्यासुद्दीन बलबन के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी बात यहीं पर आप एक और चीज याद रखना कि इसे एक और उपाधि मिली थी और वो उपाधि थी उलूग खां की उपाधि। और उलूग खां का टाइटल किसने दिया था? तो हमने डिस्कस किया था कि नसीर उद्दीन महमूद ने इसको उलूग खां की उपाधि दी थी, उलूग खां का टाइटल दिया था। तो अगर कभी भी बलबन के बचपन का नाम पूछे तो बलबन का मूल नाम, द रियल नेम ऑफ बलबन वॉज बहाउद्दीन नंबर 1। उसके पास दो उपाधियां थी, ग्यासुद्दीन, जब वो सुल्तान बनता है तो उसने ग्यासुद्दीन की उपाधि धारण की, और नसरुद्दीन महमूद ने मंगोलों को हराने के कारण उसे उलूग खां की उपाधि दी थी। अब इसकी शुरुआत कैसे होती है तो इसके जीवन परिचय के बारे में जानना। देखो, जो बलबन है ये इल्तुतमिश का ये इल्तुतमिश का गुलाम था। और जब इल्तुतमिश ने अभियान किया था साथियों, ग्वालियर का अभियान किया था, तो 1233 में इसे खरीदा था। 1233 में वो बलबन को खरीदता है। तो ये किसका गुलाम था? इल्तुतमिश का गुलाम था। शुरुआती दौर में ही हमने आपको बताया था कि इस वंश को गुलाम वंश इसलिए कहा जाता है कि गुलाम वंश के अंतर्गत तीन वंश आए, कुतबी, शमसी और बलबनी। तीनों के संस्थापक गुलाम थे। कुतबी डायनेस्टी का फाउंडर कुतुबुद्दीन ऐबक, वो भी स्लेव था। इलबरी और शमसी डायनेस्टी का फाउंडर इल्तुतमिश, वो भी स्लेव था। और बलबनी डायनेस्टी, बलबनी का जो रूलर है साथियों बलबन, वो भी एक गुलाम था, वो भी एक स्लेव था। तो हमने इन सारी बातों को डिस्कस किया था, इन सभी के बारे में हमने पढ़ा था। तो इल्तुतमिश जो है वो खरीदता है बलबन को, और इसको खरीदने के बाद ग्वालियर विजय के उपरांत खरीदा था, और बलबन को अपने तुर्कान ए चहलगामी में ये शामिल करता है। तुर्कान ए चहलगामी में शामिल करता है, या दल चालीसा हम कहते हैं, और उसे एक पद भी देता है। बलबन को तुर्कान ए चहलगामी में शामिल करता है, अर्थात अपने 40 अमीरों के समूह में शामिल करता है, और इसे एक पद देता है खासदार। बलबन को जो पहली पोस्ट मिली थी वो थी खासदार की पोस्ट। खासदार की पोस्ट, ये पहली पोस्ट बलबन को मिलती है। तो यहां से बलबन की शुरुआत हुई। उम्मीद है कि यहां तक आपको चीजें समझ में आई होंगी। यह भी तुर्क जाति से संबंधित था। यह भी एक तुर्क था जिसे इल्तुतमिश 1233 में ग्वालियर विजय के उपरांत खरीदता है, इसे अपने दल चालीसा में शामिल करता है और इसे एक पोस्ट देता है खासदार। तो एक प्रश्न पूछा भी गया कि बलबन सबसे पहले किस पद पर नियुक्त किया गया था? तो बलबन को सबसे पहले खासदार के पद पर नियुक्त किया गया था। एक छोटी पोस्ट होती थी, सुल्तान का एक प्रकार का निजी सेवक होता था खासदार। तो यहां से बलबन ने अपने जीवन की शुरुआत की थी, या यहां से बहाउद्दीन ने अपने जीवन की शुरुआत की थी। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है जो शुरुआत में ही हम पढ़ चुके थे कि इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चहलगामी को बनाया था, और बलबन उसी तुर्कान ए चहलगामी का मेंबर था। आगे जाकर के यही बलबन तुर्कान ए चहलगामी को खत्म करेगा। तो कई बार यह प्रश्न आता है कि तुर्कान ए चहलगामी का फाउंडर इल्तुतमिश, तुर्कान ए चहलगामी को खत्म करने वाला बलबन। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब बलबन कैसे ग्रो करता है जरा ये समझना। तो उसका पहला पद तो था खासदार का। खासदार के बाद अलग अलग सुल्तानों के समय वो अलग अलग पदों पर रहा है। समझ पाइए। तो इल्तुतमिश ने उसको खासदार का पद दिया था। इल्तुतमिश ने उसको खासदार का पद दिया था। जब रजिया सुल्तान बनती है तो रजिया उसको अमीर ए शिकार की पोस्ट देती है। बहराम शाह के समय, अब उसकी शक्तियां बढ़ रही हैं, वो उसे अमीर ए आखुर बनाता है। अमीर ए आखुर एक बड़ी पोस्ट होती थी। अलाउद्दीन मसूद शाह उसे अमीर ए हाजिब बनाता है, और नसरुद्दीन महमूद ने उसको सबसे बड़ा पद दिया, अर्थात नायाब ए मुमलकात। तो अलग अलग सुल्तानों के समय लगातार उसकी शक्ति बढ़ती रही। इल्तुतमिश के समय वो खासदार के पद पर था, ठीक है। फिर रजिया के समय वो अमीर ए शिकार बना।
बहराम शाह के समय उसे अमीर ए आखुर बनाया गया। मसूद शाह जिसको मारा था बलबन ने, उसने इसे अमीर ए हाजिब बनाया और अंततः नसरुद्दीन महमूद ने उसको सबसे बड़ा पद दिया, नायाब ए मुमलकात का पद। तो बलबन की कहानी है, गुलाम था, खासदार था और खासदार से नायाब के पद तक पहुंचा है, वो यहां तक पहुंचा है। ठीक है, चलो अब हम थोड़ा और जानते हैं कि बलबन किन चीजों के लिए प्रसिद्ध है। उम्मीद है कि यहाँ तक बेसिक बातें क्लियर होंगी। यहाँ से जो सवाल बनते हैं वो यही बनता है कि बलबन का मूल नाम क्या था, व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ बलबन। तो जवाब होगा बहाउद्दीन। बलबन ने कौन कौन सी उपाधियां धारण की, कौन कौन से टाइटल थे, तो एक ग्यासुद्दीन की उपाधि थी, दूसरी उलूग खान की उपाधि थी। उलूग खान का जो टाइटल है वो नसरुद्दीन महमूद ने दिया था। बलबन ने अपनी शुरुआत कैसे की थी, इल्तुतमिश का गुलाम था, इल्तुतमिश ने दल चालीसा में शामिल किया और खासदार का पद दिया। नसरुद्दीन महमूद ने उसको नायाब का पद दिया था और रजिया के समय वो अमीर ए शिकार हुआ करता था। अमीर ए आखुर बहराम शाह ने बनाया था और मसूद शाह ने अमीर ए हाजिब बनाया था। ये बेसिक बातें हमने डिस्कस कर ली। अब बलबन किन चीजों के लिए जाना जाता है इसके बारे में जरा समझते हैं। तो बलबन प्रसिद्ध किस लिए है, बलबन किन चीजों के लिए प्रसिद्ध है, किन चीजों के लिए फेमस है। तो बलबन प्रसिद्ध है राजत्व के सिद्धांत के लिए। पहला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान है जिसने व्यवस्थित रूप से किंगशिप थ्योरी को शुरू किया। क्या होती है अभी हम डिस्कस करेंगे। जिसने व्यवस्थित रूप से किंगशिप थ्योरी को शुरू किया। बलबन प्रसिद्ध है रक्त व लौह की नीति के लिए, रक्त व लौह की नीति के लिए, अर्थात आयरन एंड ब्लड पॉलिसी के लिए। इसके अलावा भी बहुत सी बातें हैं, जैसे इसके अलावा जो बलबन है वो प्रसिद्ध है, बलबन इज फेमस फॉर कि उसने तुर्कान ए चहलगामी को खत्म किया था, उसने दल चालीसा को खत्म किया था। ठीक है, इसने दल चालीसा को खत्म किया था। उसके अलावा बलबन जाना जाता है अपने सैन्य सुधारों के लिए, अपने सैन्य और गुप्तचर व्यवस्था के लिए, अपने मिलिट्री और स्पाई रिफॉर्म के लिए। इन सब बातों के लिए बलबन प्रसिद्ध है, इन सब बातों के लिए बलबन फेमस है। और बलबन एक चीज के लिए और भी प्रसिद्ध है साथियों, बलबन इज ऑल्सो फेमस फॉर मंगोल पॉलिसी। बलबन पहला ही शासक था जिसने मंगोलों के लिए एक अलग से नीति बनाई थी और पहली बार मंगोलों पर इसने बहुत विस्तार से ध्यान दिया था, बहुत अलग से ध्यान दिया था। तो यही बातें हमें पढ़नी है। हमें राजत्व का सिद्धांत पढ़ना है, किंगशिप थ्योरी पढ़नी है, हमें मंगोल नीति पढ़नी है, मंगोल पॉलिसी पढ़नी है, रक्त और लौह की नीति पढ़नी है, आयरन और ब्लड पॉलिसी पढ़नी है, तुर्कान ए चहलगामी को कैसे इसने खत्म किया ये अभी याद रख लो, इसके अलावा कुछ और नहीं पढ़ना है। और फिर हमें सैन्य और गुप्तचर व्यवस्था के बारे में पढ़ना है, हमें उसके मिलिट्री और स्पाई रिफॉर्म के बारे में भी बात करनी है। इतनी चीजें हम पढ़ेंगे, इतनी बातों को हम बहुत डिटेल से, बहुत गहराई से डिस्कस करेंगे प्यारे साथी। ठीक है, चलो तो शुरुआत करते हैं। और सबसे पहला टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है राजत्व का सिद्धांत। पहला टॉपिक है राजत्व का सिद्धांत अर्थात किंगशिप थ्योरी। राजत्व का सिद्धांत अर्थात किंगशिप थ्योरी। देखो, राजत्व के सिद्धांत ऐसा तो नहीं है कि पहली बार आया। राजत्व का सिद्धांत तो होता यह है कि एक राजा किस तरह से अपने आप को प्रस्तुत करेगा, एक राजा के दरबार में किस तरह के नियम कानून होंगे, इसी को हम किंगशिप थ्योरी का नाम देते हैं। एक राजा अपने आप को कैसे प्रेजेंट करेगा, वो किस से अपने आप को जोड़ेगा, वो किस तरह की उपाधियां धारण करेगा, उसके राज दरबार में किस तरह के नियम होंगे, इसी को हम किंगशिप थ्योरी बोलते हैं, इसी को हम राजत्व का सिद्धांत बोलते हैं। अब ऐसा नहीं है कि पहली बार राजत्व का सिद्धांत आ रहा है। हमने डिस्कस किया था कि ऐत्रेय ब्राह्मण में पहली बार राजत्व के सिद्धांत की बात की जाती है कि एक राजा किस तरह से अपना प्रदर्शन करेगा। तो ये प्रदर्शन से जुड़ा हुआ है, ये रिप्रेजेंटेशन से जुड़ा हुआ है।
तो ऐतरेय ब्राह्मण में चर्चा होती है। पर दिल्ली सल्तनत में व्यवस्थित रूप से जिसने राजत्व के सिद्धांत को लागू किया है, बहुत बढ़िया तरीके से किंगशिप थ्योरी को लागू किया है, वो है बलबन। बलबन ने बहुत विस्तार से इसको लागू किया। तो पहला क्वेश्चन यही आता है कि सर इसका कारण क्या था? आखिर क्यों बलबन को ये राजत्व के सिद्धांत को लागू करना पड़ा? इसका क्या कोई कारण है? इसका कोई रीजन है? तो इसका कारण यह था कि सुल्तान के पद की जो गरिमा है, जो सुल्तान पद है, इसकी गरिमा बहुत नीचे आ चुकी थी। जो सुल्तान की पोस्ट है, इसकी जो एक गरिमा है, जो इसकी डिग्निटी है, ये काफी ज्यादा डिक्लाइन कर चुकी थी। लोग अब सुल्तान को सम्मान ही नहीं दे रहे थे। लोग अब सुल्तान को सम्मान ही नहीं देते थे, क्योंकि सुल्तान पिछले 30 सालों से खुद से तो कुछ काम कर नहीं रहे थे। सुल्तान नाम मात्र का बना दिया जाता था, पीछे से जो तुर्क अमीर हैं वही पूरे काम करते थे। सुल्तान के पास न्याय मांगने जाओ, वो न्याय नहीं कर पा रहा है, अन्याय भरा पड़ा है। तो सुल्तान के पद की गरिमा पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, सुल्तान के पोस्ट की डिग्निटी खत्म हो चुकी थी। ठीक है, लोग नाकारा व्यक्तियों को चिढ़ाने के लिए सुल्तान शब्द का प्रयोग करने लगे। जो नाकारा होता वो उसे सुल्तान कह देते। तो बलबन के सामने पहला टास्क यही था कि वो सुल्तान के पद की गरिमा को दोबारा से स्थापित करे। इसलिए उसने फारसी लोगों से, जो ईरान के लोग हैं, वहां से उसने राजत्व का सिद्धांत लिया, वहां से उसने किंगशिप थ्योरी ली। ईरानी परंपराओं को इल्तुतमिश भारत लेकर के आया था, बलबन ये सब देखता था और इसने ईरानी परंपराओं को और आगे बढ़ाया, इसने पर्शियन ट्रेडिशंस को और आगे बढ़ाया और उन्हीं ईरानी परंपराओं से इसने राजत्व का सिद्धांत लिया, वहीं से इसने किंगशिप थ्योरी को लिया। अब इसमें होता क्या क्या है, क्या क्या किया जाता है राजत्व के सिद्धांत में? तो सबसे पहला काम राजत्व के सिद्धांत के तहत जो इसने किया वो था अपने आप को ईश्वर से जोड़ना, सुल्तान को ईश्वर से जोड़ना। ही लिंक्ड सुल्तान विद द गॉड, ही लिंक्ड सुल्तान विद द गॉड। और जब एक राजा अपने आप को ईश्वर से जोड़ता है, वो कहता है कि मुझे ईश्वर ने भेजा है, या अपने आप को गॉड से लिंक करता है, तो इसे कहा जाता है देवीय राजत्व का सिद्धांत। इसे कहा जाता है देवीय राजत्व का सिद्धांत, इसे कहा जाता है डिवाइन किंगशिप। क्या कहा जाता है? देवीय राजत्व या डिवाइन किंगशिप। तो वो अपने आप को भगवान से जोड़ता है, वो अपने आप को अल्लाह से जोड़ता है। क्यों? क्योंकि सुल्तान के पद की गरिमा खत्म हो गई है। तो वो हर व्यक्ति से कहता है कि कभी भी मेरे आदेश को चुनौती मत देना, कभी भी मेरे ऑर्डर को चैलेंज मत करना, क्योंकि ये आदेश मेरा नहीं है, ये आदेश ईश्वर का है। वो अपने नाम के आगे 2 शब्द लगाता है प्यारे साथियों, वो अपने नाम के आगे 2 शब्दों का प्रयोग करता है, 2 वर्ड लगाता है। एक वर्ड होता है नियामत ए खुदाई, नियामत ए खुदाई, और दूसरा शब्द होता है जिल ए अलाही, जिल ए इलाही। ये 2 शब्दों का प्रयोग वो सुल्तान के लिए करता है। इन दोनों वर्ड का एक ही मतलब था कि जो सुल्तान है वो कोई आम व्यक्ति नहीं है। सुल्तान इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। सुल्तान को अर्थात मुझे ईश्वर ने अपना प्रतिनिधि बना करके, ईश्वर ने अपनी छाया बना करके भेजा है, ताकि मैं तुम सबको सही रास्ता दिखा सकूं। नियामत एक खुदाई का मतलब होता है ईश्वर का प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटर ऑफ गॉड। जिल ए इलाही का मतलब होता है ईश्वर की छाया, मिरर इमेज या शैडो ऑफ गॉड। तो बलबन कहता है अपने बारे में कि मैं नियामत एक खुदाई और जिल ए इलाही हूं, अर्थात मैं कोई आम व्यक्ति नहीं हूं। तो मेरा सम्मान करना, मेरा हर आदेश ईश्वर का आदेश है, क्योंकि मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूं। each order must be followed. No one should disrespect that order, should not disobey that order, because it is not the order of a sultan, it is the order of God, because I am the representative of God. यह है
देवीय राजत्व। यह है देवीय राजत्व का सिद्धांत। बलबन अपने बेटे से कहता है कि सुल्तान के हृदय में ईश्वर की कीर्ति का निवास होता है। बलबन का बेटा है बुगरा खान। बुगरा खान से दो बातें वो करता है। पहली बात तो कहता है कि सुल्तान के हृदय में ईश्वर की कीर्ति बसती है, और दूसरा कहता है कि एक राजा को बेहद निरंकुश होना चाहिए, उसे कभी भी किसी दूसरे की बात नहीं सुनना चाहिए। तो राजत्व के सिद्धांत का पहला भाग क्या था कि अपने आप को ईश्वर से जोड़ दिया। दूसरा भाग जो राजत्व के सिद्धांत में आता है, सेकंड जो चीज निकल के आती है, वो है निरंकुशता का सिद्धांत। निरंकुशता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डिक्टेटरशिप। और वो बुगरा खान से कहता है कि एक राजा, एक सुल्तान को हमेशा निरंकुश होना चाहिए। डिक्टेटर मतलब दूसरे की बातों को नहीं सुनना है, दूसरे की बातों में नहीं आना है, जो आदेश दिया उसका पालन होना चाहिए, दैट्स इट। सही है गलत है वो कुछ भी हो, आदेश राजा का है, उसका पालन होगा। तो इसके समय पर निरंकुशता अपने चरम पर चली जाती है, डिक्टेटरशिप अपने चरम पर चली जाती है। ठीक है, निरंकुश होने के लिए जरूरी है कि राजा न्याय बहुत करता हो। तो तीसरा इसका जो पैमाना था वो था कठोर न्याय। अभी मैं आपको कहानी भी सुनाऊंगा। वेरी स्ट्रिक्ट जुडिशियल स्ट्रक्चर। बलबन के समय न्याय अपने पीक पर है, वो किसी को नहीं छोड़ता था। अगर अन्याय हुआ है तो उसको सजा मिलनी ही मिलनी है। अभी मैं आपको मलिक बकबक की कहानी सुनाऊंगा कि मलिक बकबक को कैसे उसने कोड़े मार मार के जनता के सामने मरवा दिया, क्योंकि उसने अपने एक सेवक को दारू के नशे में या मद्यपान के नशे में मारा था। उसकी पत्नी बलबन के पास आई थी कि सर मारा है इनको, हमारे पति को इसने इस तरीके से मारा है। पूरी जनता के सामने खड़ा करके मलिक बकबक को वो कोड़े मारता है, और कोड़े मार मार के वो उसकी हत्या कर देता है। कोड़े मार मार करके वो उसकी हत्या कर देता है। ऐसे ही एक और व्यक्ति था, अवध का इक्तादार था हैबत खान। हैबत खान भी सेम गलती करता है। वो एक व्यक्ति को शराब के नशे में मार देता है। उसकी पत्नी बलबन के पास आती है, बलबन उसको पूरी जनता के सामने 500 कोड़े मरवाता है, और फिर पत्नी को दे देता है कि अब तुम्हें जो करना है करो, तुम्हें मारना है मारो। लेकिन फिर वो पत्नी को 20,000 टंका की राशि देता है। लेकिन हैबत खान इतना लज्जित हो जाता है कि वो कभी भी फिर कहा जाता है कि अपने घर से ही बाहर नहीं निकला। इतना खतरनाक उसका जस्टिस है, किसी को नहीं छोड़ा। इक्तादार था मलिक बकबक, उसको भी कोड़ों से मरवा दिया। तो बहुत कठोर दंड विधान था। तभी तो राजा की बात मानी जाएगी ना, तभी तो राजा का सम्मान होगा, अदरवाइज राजा का सम्मान कैसे होगा। ठीक है, अगली चीज ये है साथियों कि उसने सख्त दरबारी अनुशासन को अपनाया। इसी का चौथा हिस्सा है कि उसने सख्त अनुशासन को लागू किया। सख्त दरबारी अनुशासन। उसने एक स्ट्रिक्ट उसने एक स्ट्रिक्ट कोर्ट डिसिप्लिन बनाया था। उसके दरबार में कोई भी व्यक्ति हंस नहीं सकता था, कोई भी व्यक्ति मद्यपान नहीं कर सकता था, उसके दरबार में शराब नहीं पी सकता था, किसी भी प्रकार का कोई मजाक नहीं होता था, किसी भी तरह का कोई संगीत नहीं होता था दरबार में, किसी भी तरह का कोई नृत्य नहीं होता था। बेहद गंभीर, जैसे अभी हमारी टीम के कोच नहीं हो जाते गौतम गंभीर, हमेशा बहुत गंभीर मुद्दे में, पर वो फिर भी हंस देते हैं। बलबन अपने दरबार में कभी भी नहीं हंसता था, और बलबन हमेशा ऊंचाई पर बैठता था और बाकी लोग नीचे। वो फील होना चाहिए कि वो राजा है, वो किंग है, और वो हमेशा हर व्यक्ति को ये फील करवाता था कि मैं सुल्तान हूं, मैं सबसे ऊपर हूं। वो दो प्रथाएं लेकर के आया, सिजदा और पैबूस की परंपरा लेकर के आया। सिजदा का मतलब था कि जो भी व्यक्ति दरबार में आएगा, इंक्लूडिंग उसके तुर्क, वो सिर झुका करके सलाम करेंगे। पैबोस का मतलब था कि वो उसके पैर चूमेंगे। क्यों कर रहा है ये सब दिखावा? सिर्फ एक कारण, सिर्फ और सिर्फ एक कारण कि राजा की इमेज बननी चाहिए, सुल्तान की इमेज बननी चाहिए। इमेज को ही तो ठीक करना है ना, क्योंकि इमेज खराब हो चुकी थी सुल्तान। तो सिजदा और पैबोस लेकर के आएगा।
इतना ही नहीं, कहा जाता है कि बलबन जब चलता था ना तो उसके चारों तरफ बहुत ही खूंखार किस्म के उसके बॉडीगार्ड चलते थे, अंगरक्षक, और वो बहुत ही तेज धार वाली नंगी तलवारें लेकर के चलते थे। तलवार मयान में नहीं होती थी, तलवार आजू बाजू होती थी, और जब बलबन चलता था वो उसके चारों तरफ चला करते थे, नंगी तलवारें लेकर के चारों तरफ उसके उसके अंगरक्षक चला करते थे। फिर इसने क्या किया, इसने ये सिजदा की परंपरा लेकर के आया। देखो ये फारसी परंपराएं थी, तो वो फारसी परंपराएं भारत लेकर के आता है। जरा समझना इन बातों को, वो भारत में फारसी परंपराएं लेकर के आता है, अर्थात वो इंडिया में पर्शियन ट्रेडिशंस लेकर के आता है। मैं फिर से बता दूं कि ये पहला राजा नहीं है जो भारत में फारसी परंपराएं लेकर के आया। इल्तुतमिश पहला राजा था जो भारत में फारसी परंपराएं लेकर के आया। तो इसने पहला काम यह किया कि ईरान का एक बहुत प्रसिद्ध राजवंश है जिसे कहा जाता है साथियों अफराशियाब वंश। ये ईरान का एक बहुत ही प्रसिद्ध राजवंश है जिसे कहा जाता है अफराशियाब वंश। तो ये अफराशियाब वंश के साथ अपने आप को जोड़ता है। ही कनेक्टेड हिमसेल्फ विद द अफराशियाब डायनेस्टी, जो बहुत महान वंश था। क्यों? क्योंकि वो बता सके कि भाई वो कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है, वो अफराशियाब के वंश से आता है, जो बहुत बड़ा राजा था। फिर ईरान से ही ये एक और परंपरा लेकर के आया, नवरोज का त्योहार, जो कि आज पारसी नववर्ष के रूप में जाना जाता है। तो ये भारत में यही लेकर के आया था। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि नवरोज का त्योहार भारत कौन लेकर के आया। फिर यहीं से ये सिजदा की परंपरा लेकर के आया, यहीं से ये पायबोस की परंपरा लेकर के आया था। सिजदा मतलब सिर झुका करके सलाम करना, पैबोस मतलब पैर चूमना, पैर चूमना। यही था बलबन के राजत्व का सिद्धांत। देख पाइए कितना खतरनाक प्रकार की थ्योरी है। जैसा मैंने कहा कि बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है बलबन, इतने सारे काम बलबन ने किए, इतने सारे काम बलबन करता है। क्यों? सिर्फ एक रीजन कि हमें सुल्तान की इमेज को बहुत बढ़िया करना है, हमें सुल्तान की इमेज को स्ट्रॉन्ग करना है, और सुल्तान की इमेज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये सारे काम किए जा रहे हैं। सुल्तान की इमेज को बेहतर बनाने के लिए ये सारे काम किए जा रहे हैं। किंगशिप थ्योरी अर्थात राजत्व का सिद्धांत। उम्मीद है कि ये समझ पाए होंगे। देख लीजिए, ईश्वर से जोड़ रहा है, नियामत ए खुदाई जिल्ले इलाही, निरंकुशता है, कठोर न्याय है, ठीक है, सख्त अनुशासन है, हंस नहीं सकते, मद्यपान नहीं कर सकते, शराब नहीं पी सकते, ड्रिंक नहीं कर सकते, मजाक नहीं होगा, संगीत नहीं होगा दरबार में, ठीक है। अफराशियाब वंश के साथ अपने आप को जोड़ रहा है, नवरोज त्योहार लेकर के आया, सिजदा और पैबोस की परंपरा लेकर के आया। तो इसी को बलबन के राजत्व का सिद्धांत कहा जाता है, ठीक है। अब अगेन मैं फिर आपसे कहूंगा कि देखिए, आप पढ़ रहे हैं प्रीलिम्स के लिए, प्रारंभिक परीक्षा के लिए, आप पढ़ रहे हैं वनडे एग्जाम्स के लिए, हर एग्जाम्स के लिए, पर क्या अगर आपसे 7 नंबर में जो एमपीपीएससी के विद्यार्थी हैं या जो यूपी बिहार में पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यार अब अगर आपसे मान लीजिए मुख्य परीक्षा में पूछा जाता है तो क्या आप लिख नहीं पाएंगे? यही 5 चीजें तो हैं अल्टीमेटली। एक चीज और इसमें रह गई है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये मैं बताना आपको भूल गया कि वो एक और नीति लेकर के आया था। उसने तुर्क नस्लवाद की नीति का पालन किया था। उसने तुर्क नस्लवाद की नीति का पालन किया था। यह भी बहुत खतरनाक नीति थी सर। जो तुर्क नस्लवाद की नीति है, यह भी बहुत खतरनाक पॉलिसी थी। टर्किश रेसिज्म, टर्किश रेसिज्म। अब ये क्या है जरा ये समझना। टर्किश रेसिज्म की पॉलिसी, यह भी बहुत खतरनाक। तुर्क नस्लवाद की नीति ये इल्तुतमिश से ही उसने ली थी। तुर्क नस्लवाद के अंतर्गत उसका सीधा सा मानना था कि जो भी व्यक्ति तुर्क नहीं है वो उसको बड़े पदों पर नहीं रखे। उसके आसपास कोई भी व्यक्ति, वो कितना ही टैलेंटेड क्यों ना हो, लेकिन अगर वो तुर्क नहीं है तो वो नहीं रहेगा। सारे गैर तुर्कों को इसने निकाल दिया था। ये गैर तुर्कों से मिलना भी पसंद नहीं करता था। एक बार दिल्ली के व्यापारी समूह का अध्यक्ष इससे मिलने के लिए आता है, पर उसे पता चला, अच्छा व्यक्ति था, योग्य था,
वो मिलने आता है बलबन से और उसे पता चला कि यार ये जो है ये कन्वर्टेड मुस्लिम है, उसने मिलने से मना कर दिया। और उसका एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है, बहुत ही प्रसिद्ध कथन है कि जब भी मैं किसी तुच्छ परिवार के व्यक्ति को देखता हूं तो मेरे शरीर की प्रत्येक नाड़ी क्रोध से उत्तेजित हो जाती है। जब भी मैं किसी तुच्छ परिवार के व्यक्ति को देखता हूं, मेरे शरीर की प्रत्येक नाड़ी क्रोध से उत्तेजित हो जाती है और मेरा हाथ अपने आप ही मेरे तलवार की मयान पे चला जाता है। ये उसका स्टेटमेंट है कि अगर मैं किसी गैर तुर्क को देख लूं तो मुझे इतनी गुस्सा आ जाती है, इतना क्रोध आ जाता है कि ऑटोमेटिकली मेरा जो हाथ है वो तलवार की मयान पर चला जाता है। ये उसका स्टेटमेंट है, ये उसका कथन है, ये बोलता है बलबन, ये उसका कथन था साथियों। तो ये दिखाता है कि कितने नस्लवाद की नीति पर वो था या क्या उसकी पॉलिसी थी। तो यही है बलबन का राजत्व का सिद्धांत। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आइए ये सारी बातें अब हम पीपीटी के माध्यम से एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, राजत्व का सिद्धांत है, कारण क्या था? कारण यही था कि सुल्तान के पद की गरिमा का ह्रास हो चुका था, डिग्रेडेशन हो चुका था डिग्निटी ऑफ सुल्तान का, जिसको रीस्टोर करना था साथियों। ठीक है। नीति देवीय राजत्व अर्थात डिवाइन किंगशिप, जिसके तहत नियामत ए खुदाई ईश्वर का प्रतिनिधि, जिल्ले इलाही ईश्वर का प्रतिबिंब। बलबन कहता है बुगरा खान से कि राजा का हृदय ईश्वर की कीर्ति को प्रतिबिंबित करता है। जिल्ले इलाही में बलबन कहता है बुगरा खान से द हार्ट ऑफ द किंग प्रोहिबिट द ग्लोरी ऑफ गॉड। फिर एक्सट्रीम डेस्पोटिज्म या डिक्टेटरशिप, अत्यंत निरंकुश। तुर्की नस्लवाद की नीति, कठोर दंड विधान, टर्किश रेसिज्म की पॉलिसी और हार्श पिनल सिस्टम। फिर फारसी परंपराओं को अपनाया, ही अडॉप्टेड दी पर्शियन ट्रेडिशन और इसके तहत स्वयं को अफराशियाब वंश से जोड़ा, नौरोज के त्योहार को शुरू किया, सजदा की परंपरा, पैबोस की परंपरा, हंसना, नृत्य, संगीत, मद्यपान, ये सब दरबार में मनाही थी। ये सारे काम दरबार में नहीं किए जा सकते थे। तो यही है बलबन के राजत्व का सिद्धांत या किंगशिप थ्योरी। आई थिंक यहाँ हिंदी में राजस्व हो गया है, यहाँ तो राजत्व ही है, वहां राजस्व हो गया, उसको ठीक कर लेंगे। ऐसा ही एक इमेज है बलबन की, मतलब ये तो मैंने बस एक बनाया है, एक इमेज अलग से डाला है कि थोड़ा आपको समझ में आ सके, पर हाँ ऐसा ही कुछ व्यक्ति था बलबन, ऐसी ही कुछ इमेज रही होगी बलबन के साथियों। तो ऐसे बार बार मैं इमेजेस वही डालता हूँ जो थोड़ा सा कोरिलेट करें। जैसे नसरुद्दीन महमूद के समय वो इमेज हमने डाला कि थोड़ा आपको कोरिलेशन बैठ जाए, जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो वहां से वो टॉपिक लिंक हो जाए। चलिए साथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं और अगली थ्योरी पर आते हैं, और ये थ्योरी है रक्त और लौह की नीति। ये जो नीति है वो रक्त और लौह की नीति है। चलिए साथियों, अब आगे बढ़ते हैं और एक और नीति जिसके लिए बलबन जाना जाता है उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं, और वो है रक्त व लौह की नीति। ठीक है, रक्त व लौह की नीति अर्थात ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। अब जो रक्त और लौह की नीति है अर्थात ब्लड एंड आयरन पॉलिसी है, इसके लिए भी बलबन जाना जाता है। अब पहले समझो कि ये क्या नीति थी। तो रक्त और लौह की नीति का मतलब था कि हिंसात्मक साधनों का प्रयोग करना। हिंसात्मक साधनों का प्रयोग, साधनों का प्रयोग किस चीज के लिए? किसी भी प्रकार के विद्रोह को दबाने के लिए। ठीक है, किसी भी तरह के रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए वायलेंट मीन्स का उपयोग करना। कोई भी विद्रोह होगा, किसी भी तरह का कोई भी रिवोल्ट होगा, उसको दबाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? हम हिंसात्मक साधनों का प्रयोग करेंगे, हम वायलेंट मेथड का यूज करेंगे। दूसरा, आखिर इसको लाने का कारण क्या बना? क्यों आखिर बलबन ने इतनी कठोर हिंसा और बहुत कठोर हिंसा, बहुत ही बुरे तरह से लोगों को मारता था, बुरे तरह से। तो ये नीति आखिर बलबन ने क्यों बनाई, क्या कारण रहा? तो इसका कारण था कि इससे पहले जो सुल्तान थे वो इतने अयोग्य थे कि
आंतरिक अशांति बहुत ज्यादा आ चुकी थी। तो इसके समय आंतरिक विद्रोह भी बहुत हो रहे थे। जो इंटरनल इंटरनल रिवोल्ट है ये बहुत ज्यादा होने लगे थे, क्योंकि सुल्तान के पद की गरिमा खत्म हो चुकी थी। हर कोई इक्तादार अब अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगा। हर एक इक्तादार अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करने लगा, नंबर वन। दूसरा, इसके समय पर साथियों, इसके समय पर अमीरों का भी बहुत ज्यादा षड्यंत्र था। ये खुद एक अमीर था, तो ये जानता था कि जो अमीर हैं वो इसके खिलाफ भी कंस्पिरेसी करेंगे। तो अगर अमीरों को डरा करके नहीं रखा गया, अगर अमीरों को डरा करके धमका करके नहीं रखा गया, तो कैसे काम बनेगा। और तीसरा कारण यह था कि अपराध बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे, क्राइम भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, और जनता का विश्वास पूरी तरह से शासन व्यवस्था पर से खत्म हो गया था। जो जनता है, जनता का विश्वास पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर पर खत्म हो चुका था। अपराध बहुत थे, डाकुओं की संख्या बहुत बढ़ गई थी, व्यापारी बहुत परेशान थे, इक्तादार कभी भी विद्रोह कर देते, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेते, और अमीर तो उनके खिलाफ षड्यंत्र कर ही रहे थे। तो अब ये अपनाता है रक्त और लौह की नीति, और इतना डर बना देता है, इतना टेरर बना देता है अपने आप को लेकर के, कि लोग चाह करके भी इसके शासनकाल में विद्रोह नहीं कर पाए। तो अब इसने क्या क्या किया, एक एक काम को समझना। तो रक्त और लौह की नीति के तहत ये क्या क्या करेगा, ये समझने की कोशिश करना, एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझना। तो सबसे पहला काम इसने क्या किया कि दिल्ली के पास, जो दिल्ली का पास वाला इलाका है, वहां मेवाती लोगों का एक समूह था। मेवाती लोगों का एक समूह था, और जो मेवाती हैं ये सामान्यतः डकैती में संलग्न होते थे। ये सामान्यतः डकैट्स होते थे या डकैती में संलग्न होते थे। तो इसने मेवातियों का दमन कर दिया, सभी मेवातियों को इसने खत्म कर दिया। तो इसने पहला काम किया, ठीक है, मेवातियों को मारा, और हर कहा जाता है कि हर व्यक्ति को इसने मारा मेवातियों में। फिर इसी के समय पर रुहेलखंड में विद्रोह होता है। रुहेलखंड वाला जो रीजन है, तो रुहेलखंड में कटहर विद्रोह होता है। कटहर विद्रोह, ये उस विद्रोह को दबाने के लिए गया, और वहां इसने बहुत रक्तपात किया, बहुत ब्लड शेड उसने किया वहां पर, बहुत ही ज्यादा ब्लड शेड। तो उसने रुहेलखंड का विद्रोह दबाया। तीसरा, बंगाल में एक बहुत बड़ा विद्रोह होता है साथियों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बंगाल और बिहार वाला जो क्षेत्र है, तो बंगाल और बिहार में इस समय यहाँ का जो इक्तादार था, ये प्लीज याद रखना, ये प्रश्न पूछा गया, यहाँ का जो इक्तादार था उसका नाम था तुगरिल खान। उसका नाम था तुगरिल खान। ये बिहार वाले क्षेत्र का इक्तादार है, ये बिहार वाले रीजन का इक्तादार है। तो तुगरिल खान विद्रोह करता है। तो तुगरिल खान का विद्रोह दबाने के लिए ये पहली बार दिल्ली से बाहर जाता है। बलबन पहली बार दिल्ली से बाहर गया था इसका विद्रोह दबाने के लिए, और ये अपने बेटे बुगरा खान के साथ यहां जाता है, तुगरिल खान को खत्म करता है, और बुगरा खान को यहाँ का नया इक्तादार बनाता है। और बुगरा खान फिर हमेशा लखनौती में ही रहता है, हमेशा वो लखनौती में ही रहता है। तो बंगाल और बिहार में एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था, वो तुगरिल खान का ही विद्रोह था। पहले ये अलग अलग लोगों को भेजता है कि तुम जाओ विद्रोह दबा के आओ, पर तुगरिल खान भी योग्य था। तुगरिल खान ऑलमोस्ट सभी लोगों को हरा देता है। फिर ये खुद जाता है अपने बेटे बुगरा खान को लेकर के, और तुगरिल खान के विद्रोह को दबाता है, और बहुत बुरी तरह से तुगरिल खान को मारता है, और बुगरा खान को वहां का अगला इक्तादार बनाता है, और बुगरा खान वहीं रहा आएगा। इसकी बहुत बातें बुगरा खान के साथ होती। बुगरा खान को ही हमें एक स्टेटमेंट और है इसका, कि सुल्तान का पद निरंकुशता का प्रतीक होता है। जो सुल्तान का पद है वो निरंकुशता का प्रतीक होता है। द पोस्ट ऑफ सुल्तान इज द सिंबल ऑफ डिक्टेटरशिप, और उसी को कहता है कि सुल्तान के हृदय में ईश्वर का प्रतिबिंब है। इस तरह की बात भी वो करता है। और बुगरा खान को पता है, ये बुलाता भी है कि आ जाओ तुम, आकर के राजा बन जाओ, सुल्तान बन जाओ, पर बुगरा खान मना कर देता है, बुगरा खान नहीं आता। दो कारण इतिहासकार बताते हैं कि बुगरा खान, कुछ लोग कहते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा आलसी, अयोग्य और आराम पसंद व्यक्ति था।
तो लखनौती में उसको बड़े मजे आते थे, आराम से वो रह रहा था, उसके जीवन में ज्यादा टेंशन थी नहीं। और दूसरा रीजन ये था कि वो कभी भी अपने फादर पे बिलीव ही नहीं कर पाया कि वाकई में मुझे सुल्तान बुलाने के लिए यहाँ बुलाया जा रहा है या फिर मुझे मार डाला जाएगा। तो वो आता है दिल्ली, कुछ समय तक रहता है, पर वो वापस लखनौती चला जाता है। वो सुल्तान बनने से मना कर देता है और बुगरा खान इक्तादार ही रहा था। हालांकि बाद में बलबन की मौत के बाद वो एक बार कोशिश करता है, पर कुछ खास फर्क उसका पड़ता नहीं है साथियों। ठीक है, तो बुगरा खान के बारे में यह कहानी हो गई। इसके बाद ये और लोगों का दमन करता है। अब इसके बाद कुछ कहानियां आती हैं, जैसे एक कहानी आती है, इसका टेरर कैसे फैला अब ये समझना। बदायूं में एक इक्तादार था, बदायूं का एक इक्तादार था जिसका नाम था मलिक बकबक। मलिक बकबक, मलिक बकबक को ये कोढ़ों से मार करके हत्या करा देता है, कोढ़ों से मार करके उसकी हत्या कराता है। अब इसकी कहानी सुनना मलिक बकबक की। यहां से तुर्कान ए चहलगामी को ये खत्म करना शुरू करता है। यहां से दल चालीसा के एक एक मेंबर को ये मारना शुरू करता है और खत्म कर देता है पूरी तरीके से। मलिक बकबक जो कि बदायूं का इक्तादार था, ये नशे की हालत में था और नशे की हालत में इसने अपने एक सेवक को कोढ़ों से मारा, उसकी मौत हो गई। उसकी पत्नी बलबन के पास आती है कि मुझे न्याय चाहिए। बलबन मलिक बकबक को पकड़ता है, बदायूं की जनता के सामने उसको बांधता है और बहुत कोढ़े मारता है और उसकी पत्नी से पूछता है क्या करना है। पत्नी कहती है मार डालो। कोढ़े मार मार करके उसकी हत्या कर देता है। आप सोच के देखो कि इतने बड़े इक्तादार, एक प्रकार का सीएम हो गया, उसको जनता के सामने ले जाके मार रहा है, तो क्या टेरर होगा उस व्यक्ति का। यहां वो रुकता नहीं है, फिर अवध पे जाता है। वो अवध, सेम कहानी अवध में होती है और अवध में तो दो कहानियां होती हैं। अवध का दो इक्तादार हुए। पहला जो अवध का इक्तादार था वो था हैबत खान। अवध का एक इक्तादार था हैबत खान। हैबत खान को भी वो 500 कोढ़े मारता है जनता के सामने। इसकी कहानी भी वही है कि हैबत खान शराब की स्थिति में एक व्यक्ति को मार देता है। उसकी पत्नी भी आती है बलबन के पास कि हमें न्याय चाहिए और 500 कोढ़े मारता है जनता के सामने। और फिर पत्नी से पूछता है कि क्या करना है। तो पत्नी को वो कन्विंस करता है हैबत खान कि मुझे जिंदा छोड़ दो, मैं तुमको 20,000 टंका दूंगा। टंका मतलब चांदी का सिक्का। तो फिर पत्नी उसकी जिंदा छोड़ देती है उसे। लेकिन हैबत खान इतना इससे क्या बोलते हैं उसको, एम्बैरस हो जाता है कि वो कभी भी घर से बाहर नहीं आता। फिर हैबत खान के बाद अगला व्यक्ति जो अवध का इक्तादार बनता था वो था अमीर खान। अनीर खान भी लिखा रहता है कई जगह पर। अगला व्यक्ति जो अवध का इक्तादार बनता है साथियों वो था अनीर। कई किताबों में अमीर लिखा रहता है, अनीर खान। अब देखो इसकी भी कहानी है। तो अनीर खान को यह कहता है तुगरिल, जो तुगरिल खान था ना बंगाल वाला, कि तुगरिल खान का विद्रोह दबा करके आओ, तुगरिल खान के विद्रोह को खत्म करके आओ। तो ये कहता है अमीर खान से कि तुम जाओ और तुगरिल खान का विद्रोह दबा करके आओ। तो ये जाता है तुगरिल खान का विद्रोह दबाने के। तुगरिल खान इसको मार करके भगा देता है। बलबन को इतना गुस्सा आता है कि वो अमीर खान का सर काटता है और इसके शरीर को अवध के दरवाजे पर लटका देता है। अगेन बात वही है टेरर की, बात वही है टेरर की। तो इसी पूरी टेरर की पॉलिसी को कहा गया है लौह और रक्त की नीति, पॉलिसी ऑफ आयरन एंड ब्लड। मलिक बकबक को कोड़े मारना, तुगरिल खान को मारना, मेवाती डाकुओं का दमन करना, रोहिलखंड में रक्तपात करना, हैबत खान को 500 कोड़े मार करके मार डालना, अनीर खान को मार करके उसके शरीर को अवध के गेट पर टांग देना, ये सारी कहानियां होती हैं। और इसी को हम ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी बोलते हैं। यही है इंपॉर्टेंट बातें। एक और कहानी, हाँ एक और कहानी है जिसके बारे में मुझे आपको बताना है, इसी में आता है रक्त। और एक और व्यक्ति होता है जिसका नाम है शेर खान। इसकी कहानी भी जान लो। शेर खान भाई साहब ये एक अलग ही कैरेक्टर है। शेर खान थोड़ा सा जान लो शेर खान के बारे में। शेर खान जो है वो तुर्कान ए चहलगामी का ही एक मेंबर था, तुर्कान ए चहलगामी का ही एक सदस्य था शेर खान। और शेर खान को कहा जाता है
मंगोल विजेता, वीर मंगोल विजेता सैनिक। शेर खान को बलबन ने उत्तर पश्चिम सीमा पर तैनात किया था मंगोलों से अपने राज्य को बचाने के लिए। समझिएगा इस बात को, मैप के थ्रू थोड़ा सा मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। तो मंगोल जनरली इस इलाके से भारत पर अटैक करते थे। ये वाला जो क्षेत्र है साथियों, ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो क्षेत्र है यहीं से मंगोल अक्सर भारत पर आक्रमण करते थे, इस वाले इलाके पर। तो यहां पर उसने शेर खान को तैनात किया था, शेर खान को उसने तैनात किया था। शेर खान एक बहुत ही योग्य सैनिक था। कहा जाता है कि इस व्यक्ति का मंगोलों के बीच में टेरर था। मंगोल बहुत डरते थे शेर खान से और मंगोलों को कई बार इसने हराया था। अब जब शेर, क्योंकि देखो, जो व्यक्ति मंगोलों को हरा देता था ना, जनता उसको बहुत रिस्पेक्ट करने लगती थी। बलबन का भी रिस्पेक्ट ऐसे ही बना था क्योंकि बलबन ने मंगोलों को हराया था। तो शेर खान को जनता बहुत पसंद करती थी। अब बलबन के मन में यह बात आ गई, यार ऐसा ना हो कि ये व्यक्ति अगला सुल्तान बन जाए। बहुत योग्य था शेर खान, बहुत योग्य था, और मंगोलों को बहुत गजब हराया है इस व्यक्ति ने। मंगोलों की टेरिटरी में जाके मंगोलों को हरा के आता था ये व्यक्ति, शेर खान। तो इसने शेर खान को मिलने के लिए बुलाया और उसको विष देकर के मार डाला, जहर देकर के उसकी हत्या कर दी। इनसिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी कि कहीं ये व्यक्ति, इनसिक्योरिटी कि कहीं ये व्यक्ति अगला सुल्तान ना बन जाए। इसी समय पर जो बरनी है वो कहता है बलबन को कि यह खुफिया कातिल था। बरनी बलबन के बारे में लिखता है कि यह खुफिया कातिल था। और मंगोल नीति की चर्चा भी यहीं कर लेते हैं। तो मंगोलों के प्रति यह पहला शासक था जिसने संरक्षण की नीति अपनाई थी, जिसने एक पूरी पॉलिसी बनाई थी, और इसके तहत इन पूरे क्षेत्रों में इसने अलग अलग दुर्ग बना दिए थे और यहां वो सेना रखता था ताकि मंगोल आक्रमण ना कर सके, मंगोल आक्रमण ना कर सके। शेर खान के बाद ये अपने बेटे मोहम्मद को यहां भेजता है। शेर खान के बाद इसका बेटा मोहम्मद यहां आया था और मोहम्मद की मंगोलों से लड़ते हुए डेथ हो जाती है। और कहा जाता है कि मोहम्मद को ये बहुत पसंद करता था, इसका बेटा था। 80 वर्ष की आयु हो जाती है बलबन की, और इस आयु में ये अपने बेटे मोहम्मद को खो देता है। और इसके बाद इसे बहुत तगड़ा झटका लगता है, बहुत टूट जाता है बलबन एट द एंड। इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है बलबन का। इसके बाद फिर बलबन की भी डेथ हो जाती है और बलबन चाहता था कि बुगरा खान फिर अगला सुल्तान बने, पर बुगरा खान मना कर देता है। तो ये अपने पोते कै खुसरो को अगला सुल्तान बनाता है, पर कै खुसरो को मार दिया जाता है। कै खुसरो के बाद कैकूबाद अगला राजा बनता है और कैकूबाद के बाद कैमूर्स अगला राजा बनता है और कैमूर्स को फिरोज खिलजी मार डालता है और खिलजी वंश की स्थापना करता है। तो इस तरह गुलाम वंश का अंत बहुत बुरी तरीके से होता है। कैमूर्स आखिरी शासक होता है बलबनी और गुलाम वंश का, जिसे फिरोज शाह तुगलक फिरोज शाह खिलजी मार करके, माफ कीजिए मैंने खिलजी लिखा था, फिरोज शाह खिलजी इसको मार करके बलबन और गुलाम वंश को खत्म करता है और खिलजी वंश की स्थापना करता है। तो आइए अब इन सब बातों को हम यहाँ देख लेते हैं, सभी बातों को हम यहाँ समझ लेते हैं। तो देखो, रक्त और लौह की नीति है, ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी है, आंतरिक विद्रोह, अपराध और अशांति को दूर करने के लिए कठोर हिंसक नीति, मेवातियों का दमन, रोहिलखंड का विद्रोह, बंगाल में तुगरिल खान का दमन, बदायूं के इक्तदार को मारा, अवध के इक्तदार को मारा, अमीन खान था जिसको मारा था। ठीक है, तो हार्श वायलेंट पॉलिसी टू एलिमिनेट इंटरनल रिबिलियन, सप्रेशन ऑफ मेवाती, सप्रेशन ऑफ रोहिलखंड, रिबिलियन ऑफ स्लेव तुगरिल खान इन बंगाल। बुगरा खान को कहा द पोजीशन ऑफ सुल्तान इज अ लिविंग सिंबल ऑफ डेस्पोटिज्म। बदायूं इक्तदार मलिक बकबक वाज बीटन टू डेथ विद द whips. अवध इक्तदार हैबत खान punished of 500 lashes, killed अवध इक्तदार अमीन खान and hung his body at the gate of अवध। बाकी ये चीजें, मंगोलों के प्रति रक्षात्मक नीति, डिफेंसिव पॉलिसी अपनाई थी जिसमें पुराने किलों की मरम्मत और दुर्ग का निर्माण करवाया गया। शेर खान नामक अफगानी सेनापति था, अफगान जनरल था शेर खान, जो बहुत ही शक्तिशाली था, लेकिन बलबन ने उसको भी मार डाला
तब बर्नी ने बर्बन को खुफिया कातिल और बड़े पैमाने पर कत्ल करवाने वाला व्यक्ति कहा था। बर्बन को बर्नी कहता है कि अ सीक्रेट किलर एंड अ मास मर्डरर, ठीक है। और इसी मंगोलों के अभियान में बलबन के बेटे मोहम्मद की मृत्यु हो जाती है और इससे बलबन टूट जाता है। बलबन ने कुछ काम और किए थे, जैसे उसने एक नया सैन्य विभाग बनाया था, एक नया मिलिट्री डिपार्टमेंट बनाया था, दीवान ए अर्ज। और दीवान ए अर्ज का जो हेड होता था उसे आरिज ए मुमालिक कहते थे। और इस पद पर पहला जो व्यक्ति आया वो इमाद उल मुल्क था, ठीक है। उसने अच्छी गुप्तचर व्यवस्था बनाई थी, उसने एक स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस सिस्टम बनाया था और गुप्तचर का जो प्रमुख होता था उसे बरीद ए मुमालिक कहते थे। ये दोनों बातें याद रखना। यहां से सवाल बनता है कि दीवान ए अर्ज क्या था। तो दीवान ए अर्ज एक सैन्य विभाग था। दीवान ए अर्ज वॉर अ मिलिट्री डिपार्टमेंट। किसने बनाया था? बलबन ने बनाया था। दीवान ए अर्ज के प्रमुख को आरिज ए मुमालिक कहा जाता था साथियों, ठीक है। दूसरी बात याद रखना कि सशक्त गुप्तचर व्यवस्था थी। गुप्तचर का जो प्रमुख होता था उसे बारिद ए मुबालिक कहते थे। स्पाई डिपार्टमेंट का जो हेड था वो बारिद ए मुमालिक कहलाता था साथियों। फिर ये उसके उत्तराधिकारी हैं, अयोग्य होते हैं। कैकुबाद बुगरा खान का बेटा था, अत्यधिक अयोग्य था। अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमुर्स होता है। फिरोज खिलजी द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है और फिरोज खिलजी खिलजी वंश की स्थापना करता है प्यारे साथियों। तो इसी के साथ हमारा गुलाम वंश वाला टॉपिक भी कंप्लीट होता है। गुलाम वंश का टॉपिक भी हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। उम्मीद है साथियों कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अब हम अगली क्लास में एक क्लास में तो खिलजी को खत्म कर पाना मुश्किल है, पर अगली क्लास में एटलीस्ट हम जलाल खिलजी के बारे में और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बेसिक्स को हम डिस्कस जरूर कर लेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को बहुत अच्छे से देखिएगा, क्विज लगाइएगा, बहुत मेहनत कीजिएगा। मैंने अपना काम कंप्लीट किया है, अब आपकी बारी है। और बताइएगा कि ये लेक्चर आपको पसंद आया या नहीं आया, और कुछ भी आपके सजेशंस हो वो जरूर बताइएगा। दूसरा, आप लोगों की एक बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है और मुझे बहुत दुख होता है जब मैं आपकी ये बात नहीं मान पाता हूँ। मैं कमेंट आप लोगों का देखता हूँ कि सर और भी विषय आप शुरू कर दें, एटलीस्ट पेड बैचेस में जो है वो दूसरा सब्जेक्ट आप शुरू कर दें। समस्या ये है साथियों कि मैं बार बार आपसे एक ही बात कह रहा हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि एक बार आप पढ़ लें विषयों को, लेकिन एक बार बहुत अच्छे से पढ़ लें। इसलिए जब हमने वो जीके जीएस का कोर्स बनाया तो हमने उसकी अवधि ही लगभग 12 से 14 महीने की रखी। रीजन यही है कि एक बार मैं चाहता हूं आपको चीजें पढ़ा दूं और इतने अच्छे से पढ़ा दूं कि आपको दोबारा उनको पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। इसलिए समय बहुत लगता है, बहुत लेंदी प्रोसेस है। ये लेक्चर बनाने में 6, 7, 8 घंटे की मेहनत है, तब जाकर के ये लेक्चर डिलीवर हो पाता है। क्योंकि सिर्फ अगर बोर्ड पे लिख करके ही पढ़ाना होता तो वो आसान होता है, लेकिन आप देखिए स्लाइड बनाना, इसमें इमेजेस ऐड करना, इनको जमाना, ऐसी आपको कभी भी स्लाइड देख के नहीं लगा होगा कि पैराग्राफ आपको मिला है। हर चीज आपको पॉइंट के फॉर्म में मिलती है। अब दूसरा विषय अगर मैं शुरू कर दूं तो शायद मैं उसके साथ न्याय नहीं कर पाऊंगा, शायद मैं उसके साथ जस्टिस नहीं कर पाऊंगा और मुझे ही सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। देखो, हमने अपना प्लेटफॉर्म शुरू क्यों किया? क्योंकि मैं ना वो पढ़ाना मिस करने लगा था। वो चीज़ें मुझे बहुत बुरी लगने लगी थी कि एक दबाव रहता था कि एक दिन में इतनी क्लासें लेना, उतनी क्लासें लेना है, और मैं वैसा व्यक्ति हूं ही नहीं यार। मैंने हमेशा से नहीं, मुझे पढ़ाने में इंटरेस्ट आता है, तो मेरा इंटरेस्ट ही गायब हो गया था पिछले 1.5 साल में, 2 साल में, क्योंकि मैं बस मशीन की तरह पढ़ाया जा रहा था। अब वापस से ना मैं बहुत खुशी है कि मैंने आज एंशिएंट हिस्ट्री खत्म की है, और वो जो यूट्यूब पे डली है वो आने वाले बहुत सालों तक ना आपकी मदद करेगी। तो इसलिए थोड़ा सा समय, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे समय दीजिए, और मैं कोई भी जल्दबाजी नहीं दिखा रहा। अगर वाकई में ना मेरे अंदर कोई छल कपट होता है या मुझे कोई पैसे वैसे कमाने होते तो आपका आरओ का पेपर आया, यूपीएसआई का पेपर आया, मैं तुरंत वो सारे एग्जाम के लिए, लेकिन मैं नहीं बह रहा हूं आपकी भावनाओं में। इस बार मैं भावनाओं में नहीं बहना चाहता। मैं चाहता हूं कि मैं आपके लिए सच में एक अच्छा कंटेंट डिलीवर करूं। इसके बाद हम मॉडर्न भी बहुत अच्छे से कंप्लीट करें, फिर अगला विषय जो भी रहेगा उससे आपसे एक बार पूछ करके, हाँ, कोशिश ये करेंगे, कर सकते हैं कि इसको और हम बढ़ा रहे हैं। अब रेगुलर में लेक्चर लेकर के आ रहा हूँ, पिछले बार एंशिएंट में हम रेगुलर नहीं हो पा रहे थे, अब रेगुलर में लेक्चर लेकर के आ रहा हूँ, तो दैट आई कैन डू कि हाँ, कुछ चीजों को हम इसको लें, जैसे आज भी हमने लंबा पढ़ लिया, ये किया जा सकता है। पर 2 विषय आई एम रियली सॉरी यार, मुझसे नहीं संभल पाएंगे। एक थोड़ा सा आप इस बात का आदर करें, और मैं बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप बहुत हम्बली इस बात की रिक्वेस्ट करते हो।
और बुरा भी लगता है कि मैं आपकी बात को नहीं मान पा रहा हूँ साथियों। तो उसके लिए मैं बहुत माफ़ी चाहूँगा आपसे कि मुझे इस बात के लिए माफ़ करें और मेरी थोड़ी-सी व्यथा को आप समझें और मेरे ना सच में उद्देश्य को समझें। कोई भी ना कोई छल-कपट नहीं है। बहुत प्यारा-सा एक ऑब्जेक्ट है कि मुझे बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ाना है ताकि वाक़ई में आपका एग्ज़ाम निकले। और मैं बस इसी बात की मेहनत कर रहा हूँ। ना कोई शोर-शराबा है, ना आपने कभी देखा होगा कि कोई बैच लॉन्च का मैंने वीडियो बना दिया कि शॉर्ट, कुछ नहीं। बहुत प्यार मोहब्बत से आराम से मैं अपना काम कर रहा हूँ। आप लोग पढ़ रहे हैं। हाँ, बुरा भी लगता है यार कि इतनी मेहनत करने के बाद भी व्यूज़ नहीं आते, पर ठीक है। ऑब्जेक्ट ही अलग है, मेरा सोचना ही अलग है। मैं व्यूज़ वगैरह पे ना जा करके आपके कमेंट ही मुझे इतना इतना ज़्यादा प्रोत्साहित कर देते हैं कि वो मुझे बहुत एनर्जी देते हैं साथियों। पर हम मेहनत ज़रूर करेंगे, करते रहेंगे, तो इसके लिए आई एम रियली सॉरी। ठीक है? तो आप अच्छी मेहनत करो, आगे बढ़ते रहो, पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।